गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? पढ़ाई चल रही है? पक्का? आवाज धीरे हो गई। पढ़ाई चल रही है पूछा थी। बच्चा धर्म सर के भाई सच बोले नहीं रे, झूठ कैसे बोले? ठीक है, दोनों फंस गए। रेगुलर पढ़ना है और रेगुलर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। रेगुलर आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप रेगुलर रिवाइज नहीं करेंगे तो बाद में चीज़ें बहुत इकट्ठी हो जाएंगी और चीज़ें जब पाइल अप हो जाती है फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये होता है ये छोड़ें, ये कर दें, सेलेक्टिव कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ कर लें। वो सारी प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको ये सब दिक्कत कहीं नहीं आएगी। तो रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना है, ये जरूर करना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट क्लास चल रही है आपको। अक्षर, अब आवाज़ ठीक आ रही है? अक्षर जो आपने लिखा है कि सब प्रॉब्लम आ रही, कुछ साउंड। फटाफट हमने अभी तक कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनी लॉ के अंदर जो पढ़ा है, फटाफट उसको रिकैप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव डिस्कस दिस लॉ is meant for the company form of business. It means whenever any business is done in the form of a company, एंड चाहे बिजनेस कोई भी चीज का हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, उससे कोई मतलब नहीं। नेचर ऑफ बिजनेस से मुझे मतलब नहीं है। वो गुड्स का बिजनेस है, सर्विसेज का है, एनी काइंड ऑफ गुड्स, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। ओनली थिंग आई नीड टू चेक दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी, देन द लॉ विच विल रेगुलेट each and every aspect of that business, that is law, is a company law. That is the nature of this law, and that is Companies Act 2013. Clear? अच्छा, ये लॉ बनाया किसने? कंपनीज एक्ट, पार्लियामेंट ने। दैट्स व्हाई इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। How many sections are this in this act? 470. Out of that, only first 10 sections are part of syllabus in foundation. फिर हमने पढ़ा था कि साहब बनाया तो पार्लियामेंट ने, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी इन्वॉल्व है, उसमें सबसे ऊपर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसलिए जब भी हम कंपनी लॉ के अंदर, तो बीच में आवाज मिस हो रही है क्या? बीच में ऐसा था, कंपनी लॉ के अंदर कभी भी हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन शॉर्ट वी कॉल इट द एमसीए। देन एमसीए के अंदर कितने रीजनल डायरेक्टर हैं? 7। एंड कंट्री को 7 रीजन में डिवाइड करेगा। हर एक रीजन का आपको एक एक रीजनल डायरेक्टर है। एंड हर एक रीजन में जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स के जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, दे आर रिपोर्टिंग टू द आरडी। इसका तो आरओसी सबसे नीचे है, रिपोर्टिंग टू आरडी, आरडी इज रिपोर्टिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा, एक बच्चे का डाउट आया था, मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। ये सब जो आरडी है 7 आपने बताया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट क्यों नहीं है? समझ लो कि सर साउथ वेस्ट क्यों नहीं है? ये भी तो होना चाहिए। एक्चुअली ये कोई ऐसे नहीं कि ऐसे बना दिए गए हैं। अच्छा, ये 7 आज है, ऐसा नहीं कि शुरू से 7 थे। ओरिजिनल तो सिर्फ 4 ही थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। लेकिन क्या हो, जैसे जैसे एक पर्टिकुलर रीजन में आपको नंबर ऑफ कंपनी जिनके रजिस्टर्ड ऑफिस है अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर आरडी पे क्या वर्कलोड बढ़ रहा है? हाँ, है ना? जैसे मान ली एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्थ इंडिया का आपका द नंबर ऑफ कंपनी हैविंग द रजिस्टर्ड ऑफिस, बता रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड होता है। अगर वो बढ़ती है नंबर ऑफ कंपनी, कई सारी नई कंपनी बन गई जिनके रजिस्टर्ड ऑफिस नॉर्दर्न इंडिया में है, तो क्या पहले जब 4 ही आरडी थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो क्या नॉर्दर्न इंडिया का आरडी पे क्या वर्क प्रेशर बढ़ रहा था? अरे हाँ ना तो बोल दो यार, आवाज क्यों नहीं निकालते? हाँ ना तो बोला करो कम से कम। अपने मन से हाँ सोच रहे हैं, रिएक्शन दिया करो, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग दैट, तो वर्कलोड को कम करने के लिए क्या किया गया कि नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया कुछ एरिया निकाल के एक नॉर्थ ईस्ट का क्या बना दिया? आरडी बना दिया। लेकिन इस सद जो साउथ वेस्ट नहीं है, इसका तो अभी उस एरिया में कोई ऐसा वर्कलोड नहीं होगा, इसे नहीं बनाया। और फ्यूचर में अगर मान लिया वर्कलोड बढ़ेगा तो वहां भी बना दे, तो कोई हार्ड एंड पास। और ये धीरे धीरे करके बड़े, पहले 4 थे, फिर 5वां बना, फिर 6ठा बना, फिर 7, आज 7 है। तो आज जो हम वही बात करेंगे ना। लेकिन ये नहीं 7 एक साथ सेटअप हो गए थे। तो जैसे वर्कलोड बढ़ता है तो उसके हिसाब से क्या होता है, नंबर ऑफ आपको क्या आरडी बढ़ाते जाते। क्लियर है? हो सकता है फ्यूचर में 8वां भी आ जाए, बट फिलहाल कितने हैं? 7 है। क्लियर है? तो ये आपका एक तो 7 आरडीज, एंड आरडी के नीचे कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसीज आर रिपोर्टिंग टू द आरडी, आरडीज आर रिपोर्टिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और एक कंपनी के लिए मैंने बताया था, एक कंपनी को चेक करना हो कि हम किस आरओसी, किस आरडी के जुरिस्डिक्शन में फॉल करेंगे, तो उसके लिए क्या तरीका होता है?
प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये उस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है। और बता दें हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज है, एंड वो एक ही होता है। तो जो आपका एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किसी न किसी सिटी में फॉल करता हुआ, वो सिटी किसी न किसी स्टेट में फॉल करता होगा, तो वो स्टेट का आरओसी के अंदर आप फॉल करेंगे, और वो स्टेट किसी न किसी रीजन में फॉल करता होगा, उस रीजन के आप रीजनल डायरेक्टर के अंदर फॉल करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और एमसीए तो सबके लिए एक ही है, वन फॉर द ऑल द कंपनी विच आर देयर इन इंडिया, ऑल द इंडियन कंपनी, ऑल द इंडियन। अच्छा, इसके लिए इसके अलावा एक मैंने क्वासी जुडिशियल बॉडी बताया, इसका क्या नाम है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितना बताया जाए फोकस ज्यादा उस पर किया करो, और उसको अच्छे से समझो, उसको अच्छे से लर्न करो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। इस पे इधर उधर ज्यादा आरएनडी मत करो। आपको ऑलरेडी में जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उससे मैं ऑलमोस्ट मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, और ज्यादा एक्स्ट्रा भागने की कोशिश मत करो। मैंने तो सर इंटर में भी है कंपनी लॉ, फाइनल में भी है, अभी यही सब चीजें अब इंटर में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इंटर में मैंने बताया सेक्शन 1 से सिलेबस में, 10 के बाद नहीं है, 1 से सिलेबस में, वहां पे सेक्शन 1 to 148। तो ये पहले 10 सेक्शन जो आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं वो इंटर में भी है, लेकिन मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो हर चीज का एक लेवल होता है ना, हर चीज कितनी डाइजेस्ट होगी। अगर मैं जरूरत से ज्यादा चीजें बता दूंगा फिर क्या आप ही निगेटिव हो जाओगे, ये सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए ना कई बच्चे होते हैं बहुत इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ एक बच्चे हैं बहुत ज्यादा जबरदस्ती कहते हैं, वो टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बताने के लिए तो मैं बता दूं, अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो जाओगे। भाई मैं तो खाली फाउंडेशन नहीं पढ़ाना, मैं इंटरव्यू पढ़ा रहा हूँ फाइनल, तो मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग डील। बट सवाल ये उठता है आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे जितना बताया जाए, और जितना बताया जा रहा है आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा ऑलरेडी बताया जा रहा है, कम नहीं बताया जा रहा है, ऑलरेडी रिक्वायरमेंट से ज्यादा बताया जा रहा है। आप इंश्योर की स्टडी मटेरियल उठा के देख लेना, जितना लिखा उससे ज्यादा ही बता रहा हूं मैं। तो इसलिए और ज्यादा उसको ना ज्यादा दिमाग, कोई क्या होता है आप इंटर फाइनल पढ़ना, क्योंकि अभी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला सब्जेक्ट कंपनी लोग को ऐसा नहीं खड़े खड़े आपको, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तभी तो तीनों लेवल पे रख रखा है इन्होंने। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर हमने कल क्या पढ़ा था कि साहब कंपनी इज एन विच काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या बताया था? ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसके क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या था? कंपनी की अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक पर्सनैलिटी है जो सेपरेट है किससे? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट। हु आर द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी? मेंबर्स और शेयरहोल्डर, मेंबर्स और शेयरहोल्डर एक ही बात है। एंड कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, दोनों अलग अलग है। और ये कंसेप्ट कैसे दिया? लॉ ने। दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, इसका मतलब कंपनी को क्या लॉ एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है? क्या अलग पर्सन मान रहा है? किससे अलग मान रहा है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट। एंड हु आर द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी? मेंबर्स और शेयरहोल्डर। मतलब कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। लॉ इसका मतलब क्या? लॉ कंपनी को एक अलग पर्सन मान रहा है, लेकिन क्या इसका क्रिएशन नेचर के थ्रू हुआ है, लॉ के थ्रू हुआ? दैट्स वाई कंपनी क्या नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। इसलिए मैंने बताया था एक कंपनी का, क्योंकि अपना ब्रेन नहीं है, बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन, अपने लिम्स नहीं है, तो डिसीजन लेने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या उसे नेचुरल पर्सन की हेल्प चाहिए? यस। ये हर कंपनी में जितने लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, वेदर डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, दे आर ऑल एक्टिंग एज द एजेंट, दे डू वेरियस थिंग इन द नेम ऑफ द कंपनी। अब बता दो ना, वो एजेंट और कंपनी क्या है? प्रिंसिपल है। इट मीन्स व्हाट? और मैंने बताया एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। सही माने में कह सकता हूँ प्रिंसिपल ही काम कर रहा है, वो अपने डायरेक्टली ना करके किसी एजेंट के थ्रू करवा रहा है, तो माना जाओ किसका एक्ट जाएगा? प्रिंसिपल का एक्ट माना जाएगा। सबको समझाया था। इसका करता कोई और है, नेचुरल पर्सन जो कंपनी में जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन माना क्या जाता है? कंपनी ही कर रही, माना क्या जाता है? कंपनी ही करे। तो कंपनी इज द प्रिंसिपल एंड दोज पीपल आर द एजेंट। लेकिन क्या कंपनी और मेंबर में क्या प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है? क्या कंपनी और मेंबर में क्या प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है? नहीं, भूल के भी मत बोल देना, ठीक है? बताता मेंबर अलग चीज है, इंप्लॉई अलग चीज है, डायरेक्टर अलग चीज है, सब मिक्स मत कर देना। ज्यादा कितना समझाया था, लेकिन कई बच्चे उसके बाद भी नहीं मानते। और कितने प्रैक्टिकल ढंग से, मैं मेरे पास 50 कंपनी के शेयर है, मैं उन सारी कंपनी का मेंबर हूं, तो वहां को इंप्लॉई थोड़ी हूं, वहां को डायरेक्टर थोड़ी हूं वहां पे, बट आई एम द मेंबर ऑफ दोस कंपनीज। तो मेंबर जो कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहा है, बस खत्म। और उस शेयर्स में जो रिटर्न मिलेगा, लाइक डिविडेंड, वोटिंग राइट्स, कंपनी के शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है कॉल्ड जनरल मीटिंग, ये बाकी मैं कंपनी की वर्किंग में थोड़ी इन्वॉल्व हूं। और जो लोग वर्किंग में इन्वॉल्व है, जरूरी नहीं कि वो शेयर होल्डर हो भी सकते हैं। इसका तो क्या वर्किंग में इन्वॉल्व हो रहे, डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई ऑफिसर है, कोई एम्प्लॉई है, एंड वो मेंबर हो भी सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। हो जाता बंदा खाली ऑफिसर हो, खाली डायरेक्टर हो। अच्छा, कहीं आपने कहीं ऐसा पढ़ा हो कि डायरेक्टर का आपको मेंबर बनना जरूरी है, शेयर लेना जरूरी है? सब बकवास है।
मैंने पहले बताया सब फालतू की बातें हैं। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं लॉ में कि डायरेक्टर बनने के लिए शोल्डर बनना जरूरी है। कई बच्चे सब उठ पटांग चीजें पढ़ लेते कंफ्यूज आते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टर शोल्डर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, उसकी चॉइस है। इधर ओके। अब एक बच्चे ने कल एक डाउट मुझे पूछा, आप भी सुन लीजिए। किसी एक बंदा एक कंपनी का डायरेक्टर भी है और साथ में मेंबर भी हो सकता है, हाँ या ना? तो आपने बोला था सर कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय एजेंट होते हैं कंपनी के, वो कंपनी में काम कर रहे हैं ना, मेंबर थोड़ी काम कर रहा है। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, मेंबर ने खाली कंपनी में पैसा लगाया है, यही तो फर्क है। पार्टनरशिप में क्या होता है, पैसा कौन लगाता है? पार्टनर। और मैनेज भी कौन कर रहा है? तो वो चला भी वही रहे, वही काम कर रहे हैं और वही क्या है, पैसा लगाने वाले हैं। यही तो डिफरेंस बता रहा हूँ। पार्टनरशिप फर्म क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड। कंपनी क्या है? इनको। दोनों एकदम उल्टे हैं। तो फर्म वाले कंसेप्ट यहां मत लगा देना, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। कंपनी का हमेशा नेचर क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब पार्टनरशिप फर्म क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। फर्म इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट। तो वो वाले कंसेप्ट यहां मत लगा देना, नेचर ही एकदम उल्टा है उसका। तो दो चीज एकदम अपोजिट है और आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सारा खिचड़ी बन जाएगी? ठीक है, अंडरस्टैंड कंसेप्ट किस तरीके बिल्डअप हो रखा है। इज इट ओके? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि एक बंदा कंपनी के डायरेक्टर भी है और साथ में मेंबर भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। मना नहीं है और कंपलसरी भी नहीं, दोनों बातें बता ना। भाई बनना चाहो तो बन सकते हो, डायरेक्टर के साथ मेंबरशिप ले सकते हो, शेयर ले सकते हो, और नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं। कंपलसरी नहीं है कि डायरेक्टर, कई पर्चे कई ये सब पढ़ाया जाता है कई जगह कि मेंबर बन डायरेक्टर बनने के लिए शेयर लेने, शेयर होल्डिंग, शेयर परचेज करने जरूरी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर क्लियर? तो दिमाग में अच्छे से बिठा लेने बात। और मैंने एक दिन कंपनी लोग स्टार्टिंग में बात बोली थी, ऊट पटांग चीजें पहले से दिमाग में उसको भूल जाइए, और जहां डिफरेंट लगे समझना पहले वाला गलत था। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दिया आपको, ठीक है। नाउ अब बताइए, एक बंदा कंपनी के डायरेक्टर भी और मेंबर भी है, तो बच्चा वाला साहब वो एजेंट होगा कि नहीं होगा? अब बताओ सर क्या आंसर होगा? अरे भाई डबल कैपेसिटी हो गई ना, डबल कैपेसिटी हो गई। तो जब वो एज ए डायरेक्टर कोई काम करेगा कंपनी, अच्छा जब कंपनी में जाके जो ऑफिस में बैठ रहा है, ऑफिस में कंपनी के बिहार पे डिसीजन ले रहा है, इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, तो वहां पे क्या एज ए मेंबर वो काम कर रहा है? एज ए डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर वहां एजेंट की भूमिका निभा रहा है ना, ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एजेंट। लेकिन जब आपको शेयर्स पर डिविडेंड मिल रहा है, जब कंपनी के शेयर होल्डर की मीटिंग, जनरल मीटिंग, वहां वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर रहा है, तो वहां एज ए डायरेक्टर और एज ए मेंबर, तो एक बंदे की क्या मल्टीपल कैपेसिटी नहीं हो सकती? हाँ या ना? अच्छा आप अपने घर में, बेटा आपका क्या नाम है? आशीष। ये अपनी मम्मी पापा का बेटा है, ठीक है। आपकी सिस्टर है, ब्रदर है? सिस्टर है। अपनी बहन का भाई है। सर ये भाई भी है बेटा भी है? अरे अजीब बात करो। सिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भाई है, माता पिता के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट में बात करें बेटा है, इसमें क्या हो गया? सो दोनों है। बात बेकार कंफ्यूज होने वाली क्या बात है बताओ? अच्छा जब सिस्टर से बात करते हो तो क्या अलग तरीके से बात करते हो? तू तड़ाक सब चलता होगा। हाँ, भाई बहन में तो खूब लड़ाई झगड़ा होता है। मेरा भी बेटा बेटी खूब लड़ते हैं, वो होता ही है। भाई बहन तो होना ही लड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा वही तो हम पेरेंट्स से बात करें तो बात करने का लहजा बदल जाता होगा। ये सुनो, इसका तो क्या पोजीशन अलग अलग है ना, फिक्स थोड़ी हो गया कि भाई हमेशा आशीष ऐसे ही बिहेव करेगा, हर बंदे के साथ ऐसे ही बिहेव करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो इतनी बेसिक सी बात है। एक ही बंदे की क्या है? मल्टीपल कैपेसिटी। मैं अपने घर में अपने बेटे से बात करूं, उसका पापा हूं, अपने पापा से बात उसका बेटा, सब बेटा और पापा दोनों। भाई क्या हो गया इसमें? क्या हो गया? ठीक है, मिक्स नहीं करना चीजों को, समझोगे किस तरीके से। एज ए जब मेंबर बात करे तो उसकी पोजीशन अलग है, एज ए डायरेक्टर बात करे तो उसकी पोजीशन अलग है। ये सुनो, अच्छा एक जनरल मीटिंग में वो आएगा जो बंदा डायरेक्टर भी मेंबर भी है, तो क्या वो मैनेज करेगा, वहां पार्टिसिपेट करे जनरल मीटिंग में? पार्टिसिपेट भी लाइक एनी अदर मेंबर, लाइक एनी अदर मेंबर। लेकिन जब बोर्ड मीटिंग अटेंड करे, बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? डायरेक्टर्स की। तो ही इज अटेंडिंग एज ए मेंबर, एज ए डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर। जो खाली मेंबर वो बोर्ड मीटिंग में थोड़ी आ सकते हैं। तो डुअल कैपेसिटी हो गई ना, क्या दिक्कत है इसमें? प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूज नहीं होना। वही क्लास कल बताया था, समझने का तरीका सही करो। तरीका सही है तो इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, कोई ये डाउट नहीं है। ये क्यों डाउट होता है? क्योंकि हमने समझने के तरीके सही नहीं रख सके हमारे। वो तरीके सही है तो कोई डाउट थोड़ी है, वो डाउट है ही नहीं। फिर हमने क्या पढ़ा था? कंपनी हमेशा इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, पार्टनरशिप हम अनइनकॉर्पोरेटेड, इसलिए दोनों में मैंने बताया एकदम अपोजिट कंसेप्ट। और क्योंकि पार्टनरशिप लॉ भी हमने पढ़ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो आपको मैं इसलिए अभी से बेस तैयार कर दिया कि जब पार्टनरशिप लॉ पढ़ो तो आपको पहले से पता है कि वो क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर है?
फिर हमने क्या बोला, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन कहां दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज, क्लॉज और सब सेक्शन, क्लॉज बताया था सेक्शन 2। बता आप इतना याद रखिए फाउंडेशन में कि जनरली सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज। लेकिन सेक्शन 2 जिसमें जनरल डेफिनेशन होती है पूरे एक्ट के लिए, बताता ना उसमें क्या होता है, पूरे एक्ट के लिए जो जनरल डेफिनेशन, उसमें सेक्शन का सीधा क्या आता है, क्लॉज आता है, सब सेक्शन नहीं आता, आगे सब क्लॉज ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब खाली इतना ध्यान रख लिए, एंड बाकी डिटेलिंग सब आपको इंटर में और बता देंगे। इसका सेक्शन 2 क्लॉज 20। अच्छा ये पैटर्न सारे एक्ट में है, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज H। अच्छा यहाँ पे नंबर में है, क्लॉज 1 2 3, किसी किसी एक्ट में अल्फाबेट में होता है, किसी किसी एक्ट में क्या होता है, अल्फाबेट, वो एक्ट टू एक्ट अलग अलग है। लेकिन सेक्शन 2 जिसमें जनरल डेफिनेशन ऑफ द एंटायर एक्ट होती है, ये पूरा एक्ट में ये टर्म जब भी आएंगे इसके मीनिंग कहां से लेंगे, सेक्शन 2 की डेफिनेशन से। वो हमेशा सेक्शन के बाद क्या आएगा, क्लॉज आएगा, सब सेक्शन नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 डिफाइन द टर्म कंपनी। कंपनी क्या डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या था, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। ऐसा कंपनी क्या हमेशा रजिस्टर्ड होती है, हमेशा, लेकिन ये बताया पार्टनरशिप फॉर्म में भी रजिस्टर्ड, में भी अनरजिस्टर्ड। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड वेयर, ईदर द प्रेजेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ। कौन सा प्रीवियस लॉ, रिलेटिंग टू कंपनी, मतलब चाहे आज के जो लॉ चल रहा है उसमें बनी हो फॉर्म रजिस्टर्ड, या इससे पहले जितने भी लॉ थे रिलेटिंग कंपनी उनमें। अच्छा जिस समय बनी थी, क्या उस समय जो भी कंपनी लॉ चला था उसी में बनी होगी, ये सुनो। इसका तो उन सबको हमने यहाँ कवर कर लिया है। इसका मतलब वो चाहे किसी भी कंपनी लॉ में बनी हो, आज वाले चाहे पहले वाले, क्या सब आज प्रेजेंट एक्ट के लिए कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो रही है, ये सुनो। कवर होने का मतलब क्या हुआ, क्या कंपनी एक्ट 2013 जो भी चल रहा है उसके जो भी प्रोविजन हम पढ़ेंगे जहां कंपनी वर्ड आएगा, हर सेक्शन में कंपनी वर्ड आएगा, तो ऐसा है, क्या वो सारे प्रोविजन उन सब पे लगेंगे, चाहे वो पुराने कंपनी लॉ में बनी हो चाहे इसमें बनी हो। इसका मतलब चाहे आप पुराने लॉ से बने हो चाहे प्रेजेंट लॉ से, सब रेगुलेट किससे हो रही है, बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इधर ओके। नाउ आई मूव ऑन टू द now we move on to the characteristics or the features of the company. और एक बात ध्यान रखना, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप पढ़ोगे वो सारी बातें घूम फिर के यहां से लिंक होगी कि कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये बेस है, ध्यान रखना। और इनकॉर्पोरेटेड मतलब विच हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सारी कहानी उसी से लिंक होगी, तो बेस है आपको। अब वंस यू आर क्लियर, इससे मैंने टाइम बहुत लगाया था उसके ऊपर, एक बार क्लियर है तो बाकी सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट होती जाएंगी। अच्छा पहला कैरेक्टर्स ऑफ फीचर, इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, क्या ये आर्टिफिशियल पर्सन है, और लॉ ने इसे पर्सनैलिटी दी, लॉ इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फीचर कंपनी पर। अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। अच्छा हम सबका नेचुरल बर्थ हुआ इसलिए वी आर नेचुरल बर्थ। बताएं पर्सन दो तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल। क्या कंपनी का नेचुरल बर्थ हुआ या लीगल प्रोसेस है, लीगल, दैट्स व्हाई इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन नॉट द नेचुरल पर्सन। वंस इनकॉर्पोरेटेड दैट इज वंस फॉर्म्ड, वंस रजिस्टर्ड, इट इज क्लोथ विद, मतलब उसको क्या मिल जाता है, ऑलमोस्ट ऑल द कॉमर्शियल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल के जो जो कॉमर्शियल राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन, वो सारे अधिकार एक कंपनी को भी मिल जाते हैं, सारे अधिकार कंपनी। अच्छा तो ये एज एन इंडिविजुअल क्या हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है। क्या एज ए इंडिविजुअल क्या हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, यस कंपनी भी कर सकती है। क्या एज एन इंडिविजुअल किसी ने आपके साथ गलत किया, क्या उसको सू कर सकते हैं, बताना फाइलिंग अ सूट सिविल मैटर। या आपके अगेंस्ट किसी ने गलत किया तो क्या वो आपको सू कर सकता है, ये सुनो। इफ वी हैव अ कैपेसिटी टू सू एंड वी हैव कैपेसिटी टू बी सूट, बी सूट मतलब क्या, कोई दूसरा हमें सू कर, अगर हमने गलत किया। तो ये सारे जो अधिकार एक इंडिविजुअल, एक कॉमर्शियल राइट्स, मतलब बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड जो राइट्स आपके एक इंडिविजुअल के होते हैं, उस सारे के सारे राइट्स कंपनी के भी होंगे, बिकॉज कंपनी इज ऑल्सो पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन अच्छा कंपनी के राइट्स होंगे, लेकिन कंपनी के बिहाफ पे एक्चुअली करता कौन है, नेचुरल पर्सन, बट वो एजेंट है, बता दो ना, वो एजेंट है, माना गया जाए कंपनी ही करे, एंड कंपनी इज द प्रिंसिपल। समझाया था। अब देखिए
वह एक बार कंपनी बन गई, इट इज क्लोज विद ऑलमोस्ट ऑल द कॉमर्शियल राइट्स, सारे वो कॉमर्शियल राइट जिसको इसको मिलते हैं, इंडिविजुअल को, नेचुरल, सब उसको भी मिलेंगे. इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल इट कैन प्रॉपर्टी ओन हैव बैंक अकाउंट, क्या आप हमारे बैंक, वैसे कंपनी का भी हो सकता है. इनकर लाइबिलिटीज, हम लाइबिलिटी इनकर कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है. कैन सू और बी सूट इन इट्स ओन नेम, जैसे हम किसी को सू कर सकते हैं, अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया क्या हम उसे सू कर सकते हैं, हमने किसी के साथ गलत किया वो हमें सू कर सकता है. एग्जैक्टली सेम चीजें कंपनी के साथ भी हो सकती है. योर कंपनी इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ. वी आर कंपेयरिंग कि साहब वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो किन किन अधिकारों में आर्टिफिशियल पर्सन सेम है एज अ नेचुरल पर्सन, क्या इन सब चीजों में सेम है. ये सुनो आगे. हाउएवर कुछ राइट्स में फर्क है, कुछ राइट्स में फर्क है. कुछ राइट्स है जो सिर्फ नेचुरल पर्सन को मिलते हैं, जो आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मिलते, वहां फर्क है. इसे पहले तो हमने बोले जनरली ये राइट कमर्शियल राइट जैसे एक नेचुरल पर्सन के वैसे ही आर्टिफिशियल, लेकिन कुछ राइट्स में फर्क है जो सिर्फ किसको मिलते हैं, नेचुरल पर्सन को, आर्टिफिशियल पर्सन को, मतलब कंपनी को नहीं मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर बीइंग मेयर अ क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ ने क्रिएट किया है, इट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ नेचर. इट possesses ओनली दोज प्रॉपर्टी विच द लॉ, प्रॉपर्टी मीन राइट्स, ठीक है, ओनली दोज राइट्स विच द लॉ कन्फर्स, कन्फर्स मीन गिव्स, कन्फर्स गिव्स अपॉन इट, ठीक है, गो गिवन बाय लॉ. सिर्फ वो राइट्स हैं जो लॉ ने उसे दिए हैं. प्रॉपर्टीज का मतलब राइट्स है, या प्रॉपर्टी की जगह देख लीजिए ओनली दोज राइट्स, राइट्स ही कर लो प्रॉपर्टी काम के, प्रॉपर्टी वर्ड काट के राइट्स ही कर लीजिए. ओनली दोज राइट्स विच द लॉ कन्फर्स, मतलब गिव्स, द लॉ हैज गिवन इट. अब देखो कुछ में फर्क हो रहा है. इट डज नॉट गेट द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया. अच्छा, क्या सिटीजन होने के लिए सबसे पहले क्या नेचुरल पर्सन होना चाहिए? सुनो, कभी सुना कि साहब एक आर्टिफिशियल पर्सन किसी कंपनी कंट्री की सिटीजन है? नॉट पॉसिबल. सिटीजन सब के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है. पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? दैट पर्सन मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन. कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल, इट कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. इट कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन. अच्छा, वोटिंग राइट सिर्फ किसके होते हैं? नेचुरल पर्सन के. एनीवन हु इज 18 एंड अबव फ्रॉम एडल्ट फ्रेंचाइजी, 18 एंड अबव नेचुरल पर्सन, उसको ही आपको वोटिंग राइट होता है, कंपनी को भी वोटिंग राइट नहीं. क्या कंपनी के इलेक्शन में क्या खड़ी हो सकती है? भैया हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, ठीक है, हम भी मिनिस्टर बनेंगे, पॉसिबल है क्या? नो. ठीक है, लेकिन क्या इंडिविजुअल हो सकता है? यस. इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल. कंपनी को कैसे भेजोगे जेल? कंपनी को हमने जेल कर दी, कैसे करोगे? कैसे सजा के रखोगे? अच्छा, एक चीज बताया था, कंपनी क्या है? देखो ये सारी चीजें लिंक कीजिए. इनटेंजिबल है, अरे बताया था. तो इनटेंजिबल चीज कैसे आपको इलेक्शन करेगी? इनटेंजिबल चीज कैसे वोट करेगी? इनटेंजिबल चीज को कैसे जेल भेजोगे? इनटेंजिबल चीज शादी कैसे करेगी? क्या नेचुरल पर्सन शादी कर सकते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ, इट कैन नॉट बी सेंट, इट कैन नॉट टेक ओथ, कसम खाना, ठीक है. इट कैन नॉट मैरी और प्रैक्टिस अ लर्नेड प्रोफेशन. अच्छा, जो प्रैक्टिस जितने भी प्रोफेशन है, जैसे ये बात चली तो मैं एक नॉलेज एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ आपको जो आपके आगे भी बहुत काम आएगी. कोई भी प्रोफेशन है आज इंडिया में, चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन, खासकर कॉमर्स फील्ड की जो बात कर रहा हूँ, लीगल प्रोफेशन, एडवोकेट, 3 तरीके से प्रैक्टिस करना अलाउड है. आप जो सीए बन गए, अच्छा 2 तरीके ने, या तो आप जॉब कर लीजिए, या प्रैक्टिस का मतलब क्या है? आप जॉब करेंगे, अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे, क्लाइंट बनेंगे, आपके क्लाइंट्स को आप सर्विस देंगे, बदले में फीस मिलेगी. सैलरी का कंसेप्ट थोड़ी होगा. जब जॉब करेंगे तो वहां क्या मिलेगी? सैलरी. ठीक है, और एक समय में आप एक ही चीज कर सकते हैं, इधर इनटू द जॉब और इनटू प्रैक्टिस, दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते आप. हाँ, चेंज कर सकते कभी भी. जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के आप प्रैक्टिस में आ गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस छोड़ के जॉब में आ गए, एनी नंबर ऑफ टाइम. लेकिन एट द सेम टाइम दोनों चीज नहीं कर सकते. तो भाई आप किसी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं सीए और साथ में प्रैक्टिस वगैरह, ये अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है. नाउ व्हाट आई वाज सेइंग दैट प्रैक्टिस करने के 3 तरीके हैं. एक तो कि आप इंडिविजुअली अपने नाम से प्रैक्टिस अकेले किसी के साथ नहीं मिलके कर सकते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरी कंसर्न बना लीजिए, अपने नाम से कर ली, समझ गए. दूसरा पार्टनरशिप फर्म, सुनो, सीए फर्म सुना तो होगा, सीएस फर्म, लॉ फर्म, ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म है. क्या है? पार्टनरशिप फर्म. 2 या 2 से ज्यादा चार्टेड अकाउंट मिले, पार्टनरशिप फर्म बना ली. क्लियर है? अच्छा, तीसरा है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बता दो वो भी वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डूइंग द बिजनेस है. तो वो एक्चुअली आप एलएलपी बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कंपनी बना के प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है. देखो वही क्या लिखा हुआ है, कंपनी कैन नॉट प्रैक्टिस. अगर कंपनी बनाए करोगे तो कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो क्या माना जाएगा? प्रोफेशन की प्रैक्टिस कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है, ये अलाउड नहीं है. और ये बात मैंने अभी रिलेट करके बताई, इसे प्रैक्टिस करना सिर्फ 3 तरीके से अलाउड है, या तो इंडिविजुअली, या 2 या 2 सालों में पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, या व्हाट, क्या? एलएलपी. एलएलपी का कंसेप्ट भी रिसेंट आया 2008 में, उससे पहले नहीं था. तो पहले 2 ही मॉडल थे, या तो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म.
सुना कोई सीए फर्म है, सुना तो कोई लॉ फर्म है, वो क्या है, कभी सुना है सीए कंपनी, सुना है? नहीं, अलाउड ही नहीं, लीगली अलाउड ही नहीं। ठीक है, अब ये कहानी मत जाना सर क्यों अलाउड नहीं है, अब समझ नहीं, पचेगा नहीं, मैं बता दूंगा, नहीं पचेगा नहीं, छोड़ दो, रहने दो। हर चीज का एक स्टेज होता है ना, एक चीज समझने के लिए 20 बात पहले पता होनी चाहिए, वो 20 बात बता नहीं, अब वो समझा चाहते हो, कैसे समझोगे? तो इसलिए हर चीज का सिलेबस एक लेवल होता है, ठीक है? धीरे, ऐसा नहीं बोला कि आप समझ, अभी नहीं समझ सकते, ठीक है? नाउ ये पॉइंट क्लियर सबको, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अच्छा, दूसरा, क्या कंपनी की सेपरेट लीगल, अब देखो सारी बात वहीं से निकल के आ रही है, कंपनीज एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वहीं से सब निकल के आ रहा है। क्या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कंपनी हैज गॉट एन एंटिटी ऑफ इट्स ओन, पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, दैट इज सेपरेट फ्रॉम होम, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। हु आर द कॉन्स्टिट्यूएंट? मेंबर्स। मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, एंड ये कंसेप्ट कैसे दिया? लॉ ने सेपरेट है, इसी वजह से आर्टिफिशियल पर्सन है। सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, मेन चीज वही है, कंपनीज एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जो मैंने पढ़ाया था वहीं पे, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, सब वहीं मैंने बताया था। इज ओके? देख क्या लिखा हुआ, अ कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ इज रिगार्डेड एज एन एंटिटी, एक एंटिटी मानते हैं, पर्सन मानते हैं, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आ गया ना? किससे? वो एंटिटी किससे अलग है? अपने मेंबर से, मतलब कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। इन अदर वर्ड, इट इज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट। जैसे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? किसी पे का आप डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी के द्वारा नहीं जानते, आपकी अपनी अलग से पहचान है। क्या एक कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। अच्छा, नहीं बोलते वो बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर हिज एक्सपेंसेस ही नॉट डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स, यस और नो? इसका डिपेंडेंसी का मतलब कोई दूसरे का कनेक्शन हो जाता है, वो और आप, उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। लेकिन कंपनी का क्या मेंबर्स क्या अलग अलग हैं, ये सुनो, तो क्या उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या मेंबर के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करती है? अरे क्या कंपनी एग्जिस्टेंस मेंबर के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करती है क्या? नहीं, कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। लेकिन फर्म की एग्जिस्टेंस क्या पार्टनर्स पे डिपेंड करती है? ये सुनो, पार्टनर्स भी चेंज होते हैं, फर्म में चेंज आ जाता है, पढ़ा था ना? एक ही बात को कितनी कितनी बार, फिर गड़बड़ नहीं करनी है। इज इट ओके? नाउ इवन, अब देखो, जब कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है, ठीक है, अब एक चीज होती है, देखो, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, समझना, सोचिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना, तो मुझे क्या एक दूसरा बंदा भी चाहिए? हाँ या ना? कैन आई कॉन्ट्रैक्ट विथ माई सेल्फ? मैंने अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, पागल नहीं लगूंगा? कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए ना? हाँ या ना? पहले जोर से बोलो। यस। तो कंपनी और मेंबर क्या एक चीज है, अलग अलग है? तो क्या एक कंपनी और मेंबर के, एक कंपनी और उसी के मेंबर, क्या उनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हाँ या ना भाई? बिकॉज दे आर नॉट वन, दे आर सेपरेट, दे आर सेपरेट। क्या एक पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर। तो 2 लोग है ही नहीं, वो तो एक ही है। सारी बातें उसी से निकल के आ रही है, एक ही बेस मैंने बता दिया। कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड फर्म क्या है? अब 72 चीजें पढ़ी अलग अलग, लेकिन एक बेस बता दी, प्रिंसिपल ये है, इस सिद्धांत पे सारी चीज चल रही है, वो सिद्धांत पकड़ लो, अपने आप सब समझ में आने लग जाएगा। देखिए लिखा, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। अच्छा, मान लिया आप किसी कंपनी के मेंबर हैं, अगर आप किसी कंपनी के मेंबर हैं और कंपनी से अगर आपको लोन चाहिए और कंपनी देने तैयार है, तो क्या आपको लोन कंपनी, मेंबर वो अलग चीज है, आपने शेयर में पैसा लगा रखा है, तो अगर कंपनी से आप लोन ले रहे तो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बिटवीन द कंपनी, यू आर द बोरोवर एज ए मेंबर एंड कंपनी इज द लेंडर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्यों नहीं हो सकता? ये सुनो, अच्छा आप मेंबर है किसी कंपनी के और आप अपना एक अलग से अपना बिजनेस करते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज आप बनाते हैं, कंपनी को वही चीज चाहिए एज ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोडक्ट। कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल आप बनाते हैं, हो सकता है? ये सुनो, क्या आप कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं अगर कंपनी की मैनेजमेंट से बातचीत हो जाए? अच्छा, क्या उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? हाँ ना? किसके बीच में? मेंबर एंड द कंपनी। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप अलग है और कंपनी अलग है। देख ले, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या, अच्छा अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में ए के कुछ राइट्स होंगे अगेंस्ट बी? हाँ या ना? बेसिक समझते हो? तो एक कॉन्ट्रैक्ट कोई भी होता है तो हर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के एक दूसरे के कुछ राइट्स होते हैं, ये सुनो, और लाइबिलिटी भी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी भी होती है। ये सुनो, इस हर कॉन्ट्रैक्ट में हर एक पार्टी के सर्टेन राइट्स होते हैं, सर्टेन, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल सुन रहा हूँ।
लेट्स से ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां ए ने बोला कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचूंगा, बी एक्सेप्ट कर लिया कि यस मैं खरीदूंगा। अब मुझे बताइए इस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हु आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज? ए एंड बी, क्लियर है? दे आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। व्हाट इज द राइट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द राइट ऑफ ए? टू गेट 5 लाख रुपीज। भाई क्या हुआ भाई? उसने एक्सेप्ट किया था कि मैं खरीदूंगा 5 लाख में, तो फ्री में ले लेगा, तो बी देगा तो ए को क्या पैसे मिलेंगे, तो ए का क्या राइट है? अरे एक जो मिलता है अधिकार समझते हो ना यार, भोंदू जैसे मत करो यार, को बोलते ही नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या है, बोला करो ना, स्पीक अप। इसमें ए के राइट्स क्या हैं? अच्छा एक की जगह अपने आप को रख लो, तुम्हारे राइट्स क्या हैं? पैसे मिलेंगे, हाँ है ना? तुम्हारी लाइबिलिटी क्या है? कार देनी है, लाइबिलिटी है ना, ड्यूटी है ना, ये खाली पैसे ले लोगे। और व्हाट इज द राइट ऑफ बी? ठीक है, राइट है, वो पैसे देगा, वो कार मिलेगी, ओनरशिप का वो राइट है, पैसे देने वो तो लाइबिलिटी है उसकी, और जो पैसे वो देगा वो क्या है? उसकी लाइबिलिटी है। समझ रहे हो? ये सुनो, तो इसका मतलब क्या प्रूव हुआ? हर कॉन्ट्रैक्ट में हर एक पार्टी के सर्टेन राइट्स होते हैं, सर्टेन लाइव हर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी, जगह आपको ये करना है इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, ड्यूटी मान लो। और जो आपको दूसरे बंद, अच्छा तो एक चीज और नोट के देखो, ए के क्या राइट था? टू गेट 5 लाख रुपीज। अच्छा क्या वही चीज बी की ऑब्लिगेशन थी? ऑब्लिगेशन बोलो, ड्यूटी बोलो, लाइबिलिटी बोलो, सब एक ही बात है। सिनोनिम समझते हो ना, पर्यायवाची हिंदी में, ठीक है, अंग्रेजी में सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स है। लाइबिलिटी बोलो, ड्यूटी बोलो, ऑब्लिगेशन बोले, एक ही बात है। अच्छा ए का क्या राइट था? 5 लाख रुपए मिलना। बी की ऑब्लिगेशन क्या थी? 5 लाख देना। तो जो एक का राइट है वही दूसरे का ऑब्लिगेशन है, हाँ है ना? अच्छा ए का ऑब्लिगेशन क्या था? कार की ओनरशिप ट्रांसफर करना। क्या बी का वही राइट था? कार की ओनरशिप मिलना। ये सुनो, तो जो आपका राइट है वही दूसरे की क्या है? ऑब्लिगेशन है। और जो आपका ऑब्लिगेशन है वो दूसरे क्या है? राइट है। तो हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट में हर एक पार्टी के सर्टेन राइट्स होते हैं, सर्टेन ऑब्लिगेशन एकदम होते हैं। तो जब कंपनी अपने मेंबर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो क्या मेंबर्स के कंपनी अगेंस्ट राइट्स भी हो सकते हैं? क्या ऑब्लिगेशन भी हो सकते हैं, लाइबिलिटी भी हो सकती है? ऑटोमेटिकली हर पार्टी क्या होते हैं? एक पार्टी कौन है? मेंबर। तो राइट्स भी होंगे, ऑब्लिगेशन भी होंगे। ये सुनो, देखिए क्या लिखा हुआ, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट, अगेंस्ट द कंपनी, और इनकर लाइबिलिटी टू इट, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी। अभी बता, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऑब्वियसली होगा। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंकिंग अकाउंट। अच्छा बताइए, जब कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो एक कंपनी की प्रॉपर्टी अपने नाम से होगी या किसी और के नाम से होगी? कंपनी के नाम से होगी। क्या कंपनी का बैंक अकाउंट अपने नाम से होगा? क्या कंपनी अपने नाम में लोन ले सकती है? क्या लाइबिलिटी इनकर कर सकती है? क्या आपका एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम? ये सारी चीजें कंपनी अपने नाम से, अच्छा लास्ट में ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम से होल्ड कर सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें अपने नाम से आप कर सकते हैं। वाई? बिकॉज यू आर पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। अच्छा ये बात ही तो ऊपर लिखी हुई थी कि कुछ अधिकार आपके वैसे ही होते हैं जैसे कि नेचुरल पर्सन के होते हैं। ऊपर भी तो यही लिखा हुआ था कि एक बार कंपनी बन गई, इट विल हैव ऑल द कमर्शियल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बात तो यहाँ लिखी हुई है। ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें ही हैं। देखो इवन दो द, अच्छा अब एक चीज देखिए, अच्छा जब कंपनी बनती होगी तो शुरू में जो लोग शेयर्स खरीदते हैं या बाद में भी खरीदेंगे, तो कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे इफेक्ट आएगा बताओ? शेयर कैपिटल बढ़ेगी, शेयर इशू किए, और उधर क्या बढ़ेगा? एसेट साइड में कैश एंड बैंक। क्लियर है? अच्छा फ्यूचर ने अभी बैलेंस मैच कर गई, अच्छा कंपनी ने उस कैश का इस्तेमाल कर कुछ एसेट, कोई फर्नीचर खरीद लिया, कोई मशीन खरीद ली, तो क्या होगा? कैश एंड बैंक कम हो जाएगा और दूसरे एसेट बढ़ जाएंगे। दूसरे वो भी एसेट है, फर्नीचर मशीन वो भी तो एसेट है, तो बैलेंस शीट फिर मैच कर जाएगी। अच्छा अल्टीमेटली कंपनी ने जो एसेट क्रिएट किया है उसका पैसा आया कहाँ से था? मेंबर से तो आया था। मेंबर से शेयर खरीदे थे, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया, कंपनी के बैंक अकाउंट में। कंपनी ने उस पैसे से क्या एसेट खरीद लिए, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो गया और एसेट बढ़ गए, वो भी तो एसेट ही है ना? तो भले आपने जो एसेट क्रिएट किए हैं, कैपिटल बनाई है, वो मेंबर से ही पैसा लेके, लेकिन वो कंपनी का है। अब किसका है? कंपनी का है, क्यों? कंपनी जा सेपरेट, सेपरेट लीगल। अच्छा क्या एक कंपनी के मेंबर कंपनी के जितने भी एसेट हैं क्या क्लेम कर सकते हैं सब हमारा है? कर सकते हैं? नहीं। लेकिन फर्म में क्या होता है? क्या प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द, व्हाई? फर्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर, फर्म इज द कलेक्शन ऑफ ऑल। हर बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है, हर बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है कि फर्म क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, हैव द सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको बोलते हैं सिद्धांत से पढ़ना। और एक बार सिद्धांत क्लियर है, सब बात घूम फिर के प्रिंसिपल से लिंक हो जाएगी।
अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। इज अ क्लियर? फॉर्म में पढ़ते हो ना, फॉर्म में प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं कह सकते। वाई? बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स अलग है। और भले आपने जो एसेट बनाया वो मेंबर के पैसे से बनाए हैं, उसने पहले शेयर लिए, कंपनी का बैंक में बैलेंस आया, उसी से आपने एसेट खरीद लिए, लेकिन अब वो आपके हो गए। क्या हो गए? आप कंपनी के हो गए वो। देखिए लिखो, इवन द कैपिटल एंड एसेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द शेल्डर। कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? शेल्डर। द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इस कैपिटल एसेट। अब कंपनी ओनर हो गई है, अब मेंबर से क्लेम नहीं कर सकता। द शेल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और ज्वाइंट ओनर्स ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में बोलते हैं ना, ऑल द पार्टनर ज्वाइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। यहां ऐसा नहीं कह सकते। अ पर्सन इवन इफ वर्चुअली होल्ड द इंटायर शेयर कैपिटल कंपनी, अगर कोई बंदा ऑलमोस्ट कंपनी के सारे शेयर होल्ड कर रहा है, इस तरह कंपनी के अंदर करीब करीब पूरा फाइनेंस एक बंदे ने दिया है, फिर भी वो अलग है और कंपनी अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया मेरे करीब करीब मैंने ही सारे पैसे लगा रखे हैं, उससे कोई फर्क, कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। देखिए लिखो, अ पर्सन इवन इफ वर्चुअली होल्ड द इंटायर शेयर कैपिटल, ठीक है, कैन बी हेल्ड, इफ इन वर्चुअल होल्ड द इंटायर कैन नॉट बी हेल्ड। अच्छा, तो ये वो अलग है फिर भी और कंपनी अलग है, तो अगर कंपनी कोई एक्ट करेगी तो क्या उसके लिए वो लायबल होगा, या उसके एक्ट के लिए कंपनी लायबल होगी? नहीं। वाई? बिकॉज दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच। कितने शेयर होल्ड करे, एक शेयर होल्ड करे या लाखों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। क्या लिखा हुआ? अ पर्सन इवन इफ वर्चुअली होल्ड्स द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑलमोस्ट द एंटायर शेयर कैपिटल, कैन नॉट बी हेल्ड, वो पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। किस बात के लिए? फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। कोई वो अलग है और कंपनी अलग है। नॉर कंपनी इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ दैट पर्सन, ना उसके एक्ट के लिए कंपनी लायबल है। वाई? बिकॉज दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। अच्छा, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में क्या मुकेश अंबानी के अच्छे खासे शेयर्स होंगे? हाँ या ना? बहुत अच्छे खासे शेयर्स हैं, ये सुनो। लेकिन अगर मुकेश अंबानी ने अपने पर्सनल लेवल पे, जैसे अपना घर बनाया था, सुनो एंटीलिया, सुना होगा, घर बनवाया था ना एंटीलिया। अच्छा, उसके लिए मान ले किसी बैंक से लोन लिया मुकेश, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो क्या वो लोन को रीपे करने के लिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर नहीं रीपे किया तो क्या बैंक जो करेगा, किसी करेगा? अगेंस्ट मुकेश अंबानी, तो कंपनी से कोई मतलब नहीं है। वाई? बिकॉज कंपनी सेपरेट, मेंबर्स आर सेपरेट। समझ लो, यहाँ लोन किस लिए? मुकेश अंबानी लिया है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने नहीं लिया है। सब चीज को फर्क करना समझो, ठीक है, मिक्स नहीं करना चीज को। उस दिन मैं बताया था, मैंने भी एक कंपनी बना रखी है जो CS इंस्टीट्यूट में चलाता हूँ अपना, उसमें कंपनी। अच्छा, मान लिया मैंने अपना कोई घर खरीदने के लिए फ्लैट होम लोन लिया, तो क्या उसको पैसा चुकाने के लिए वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जिसका मैं आपको डायरेक्टर हूँ, और उस कंपनी में करीब 90% शेयर मेरे पास ही है, मैं डायरेक्टर भी हूँ कंपनी का और 90% शेयर मेरे पास ही है, ठीक है। अब मैं कंपनी लायबल है उसको पे करने के लिए? नो। जो करना है बैंक मेरे अगेंस्ट करेगा, कंपनी को थोड़ी टच कर सकता है। तो बात को अच्छे से जहन में बिठानी है, ठीक है, तुक्के नहीं मारने हैं कि साहब मुझे ऐसा लगता है। तो क्या मैं देखा मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो बात समझाई जा रही है, लॉ क्या कहता है, लॉ के प्रोविजन, उसको नहीं सुनते। मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिल में ना ऐसी आवाज आ रही है अंदर से कि ऐसा होना चाहिए। तो भाई ऐसा है कि पार्लियामेंट की जगह आपका दिल रख देते हैं। बनाया लॉ उसने, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे, अरे भाई लॉ क्या कह रहा है, और लॉ जो बनाया लेजिस्लेचर ने, तो वो देखिए ना, उस पर नहीं, कारण क्या पढ़ते नहीं है, तुक्के मारते हैं जाके, ठीक है, एग्जाम में अजीबो गरीब चीजें लिखते हैं। जो कॉपी अभी जो ऑलरेडी जो बैच चल रहा है, जिनका जून में एग्जाम है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, जो अभी तो जून, अभी तो ऑलमोस्ट सिलेबस ही खत्म होने वाला, अभी अप्रैल में बैच ही ओवर हो जाएगा उनका, तो कि जून में पेपर एग्जाम है 20 जून से। अब कॉपी उनकी चेक हो रही है, टेस्ट वगैरह हो रहा है, तो कॉपी चेकर मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप पे, सर देखिए इन्होंने अपना ही लॉ बना रखा है, एक से कलाकारी कर रखी। इसलिए मैं आपको ही वार्न कर रहा हूं कि आपको जो तरीका बताया जा रहा है, क्या लॉ कहता है उस पर फोकस कीजिए। मुझे क्या लगता है, अभी तुम्हारी औकात नहीं लगता है, अभी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे क्या लगता है, तुम अभी उस लेवल पे हो नहीं, अभी वो लेवल आने में बहुत टाइम लगेगा, जिंदगी खप जाएगी, ठीक है, तब बोलना कि जब 50-60 साल के हो जाता, तो ना मुझे लगता है। इसे फोकस इस पे करो कि लॉ क्या है, और लॉ मेकर बहुत स्मार्ट है, उन्होंने हर चीज को सोच के बना रखा है। और कोई कमी होगी लॉ में तो क्या लॉ मेकर से चेंज करेंगे? हाँ है ना? क्या आपकी हमारी क्या औकात है कि हम चेंज कर दें? तो ज्यादा बीच में चौधरी बनने को बहुत लगता है ना, क्या तो बहुत चौधरी बनते हैं कि मैं को से लग रहा है, मेरे को पता कुछ है नहीं। अच्छा, कई और बच्चों कुछ बताओ ना, सब मैंने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं। तो मेरा जवाब था, तूने देखा ही क्या आज तक? कई लोगों को बड़ा भ्रम होता है कि हमने बहुत कुछ देखा है,
देखा ही क्या भी जिंदगी में, क्या देखा है? बाहर की दुनिया की क्या अंडरस्टैंडिंग? कुछ नहीं भाई। स्कूल पास करके आप स्कूल में आप हाईएस्ट लेवल 12th क्लास, उससे ऊपर स्कूल ही नहीं होता। वहां के आप सीनियर मोस्ट थे, लेकिन क्या बाहरी दुनिया के लिहाज से आप जब बच्चे ही हो अभी, आप है ना। तो इसलिए ये सब नहीं बोलना कि जब मैंने, समझिए कि अगर ये चीज नहीं लग रही जो मैंने आज तक नहीं सुनी कि ये नहीं चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये नहीं कि साहब मैंने नहीं देखा, ये होता ही नहीं है। अच्छा, आपने फॉर्म हम देखी होगी, पार्टनरशिप कंपनी तो नहीं देखी होगी, पार्टनरशिप फॉर्म की वर्किंग देखी होगी। होता था कभी आपके घर में ही पापा किसी के साथ पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर रहे हैं, या कोई और रिश्तेदारी में, या कोई पड़ोस अड़ोस में देखा होगा ना, फर्म बना के लोग बिजनेस। कंपनी तो नहीं देखी होगी, ठीक है, जनरली हो सकता है कोई नहीं देखी हुई, तो लगभग जनरली नहीं देखी होगी। अब फर्म देखियो, अब क्या होता है, वो फर्म वाले कंसेप्ट सब जगह लगाते हैं, वो कंपनी में भी लगाते हैं। अब बताइए, दोनों का नेचर एकदम अपोजिट है, दोनों का नेचर ही, तो वो कंसेप्ट तुम यहाँ कैसे लगा दोगे? अच्छा, जब मैं पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं एक लाइन बताऊंगा। अच्छा, खुद सोच के बताओ, फॉर्म पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनरशिप बोलते हैं इज अ रिलेशन बिटवीन सर्टेन पर्संस हु एग्रीड, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। एंड हु आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी? पार्टनर्स। हु आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी? पार्टनर्स। अब आप सवाल पूछ रहा हूँ कंपनी लॉ से रिलेट करके, क्या एक कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकती है? जो लॉ बोलता है उससे जवाब देना। मुझे लगता, फिर वही शुरू मत कर देना, मुझे लगता है, ठीक है भाई, लगना अब छोड़ दे, वो लगने वाले भी स्टेज है नहीं। वो आप ना जब 20-30 साल लॉ पढ़ लो ना, उसके बाद बोलना कि सब मुझे लगता है, अभी नहीं। बताइए आंसर क्या है, बताइए। अभी मैंने कहा पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हु आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी? पार्टनर। अब क्वेश्चन है, कहना कंपनी बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म। लॉ जो बताया उससे आंसर देना, मैंने तो ऐसा होते हुए देखा नहीं है, फिर वही सब तुक्के मत मारना, ठीक है। फिर बता देखा ही क्या अभी, बताइए एनीवन? अरे अभी अभी जो डिस्कस किया अभी 5 मिनट के अंदर, उसी के साथ आंसर है। अभी वो सब कुछ तो बता दिया। पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने नाम से? हाँ या ना? तो हाँ बोलो ना, इतनी सी तो बात ही इसमें। अब पता क्या होता है, क्यों नहीं हाँ बोलता बताओ, मैंने तो आज तक देखा नहीं कंपनी पार्टनर बन रही। देखा क्या है मैंने? एक तो ये दिमाग से वहम निकाल देना कि हम बहुत कुछ जानते हैं, अभी कुछ नहीं जानते हो। अभी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना है। एक चीज बताओ, मेरे को पढ़ाते हुए 24 साल हो गए, ठीक है, और मैं खाली पढ़ा नहीं रहा, मैं इंडस्ट्री के अंदर जॉब भी की और आज भी कंसल्टेंट हूँ नंबर ऑफ कंपनी के कॉर्पोरेट लॉ पे। तभी इतनी कॉन्फिडेंस से डिटेलिंग करता हूँ, लेकिन बड़ों को बस की बात नहीं है। अब इतने साल के बाद भी आज भी हम बोलते हैं हम भी नई नई चीज सीख रहे हैं। खाली फर्क आप में और मेरे में क्या है, मैं आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं इसलिए मैं बैठा हूं, लेकिन मैं ये बोल दूं कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये गलत है। तो हम भी ये बोलते हैं हम भी नई नई चीज सीख रहे हैं अभी भी। और यहां पे बच्चा अभी पैदा ही हुआ है और स्कूल से आया है, सर मुझे लगता है, सर मैंने, अरे भाई अभी 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 थोड़ी वो स्टेज है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानोगे, ठीक है। हाँ, दिमाग ऐसे रखना कि मुझे सीखना है, और रिजिड नहीं होना कि मैं जो जानता हूं वही सही है। भाई अभी जानते बहुत कुछ और दूसरी बात बता रहे, बहुत सारी चीजें जानते भी तो गलत सलत जानते हो, ये भी तो एक दिक्कत है। एक बहुत ऐसा सेंटेंस मैंने कहीं पढ़ा था, बोल लर्निंग ज्यादातर लोग कर लेते हैं, लर्निंग मतलब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक होता है री लर्निंग, RE, और एक होता है डी लर्निंग, D। लर्निंग के आगे क्या लग गया? री और डी। बोला बहुत कम लोग री लर्निंग करते हैं, बहुत कम लोग डी लर्निंग करते हैं, और ये भी बहुत जरूरी चीज है। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का क्या मतलब हुआ कि री लर्निंग और डी लर्निंग, इस बात का क्या मतलब हुआ? री लर्निंग में जो चीज आपने पहले पढ़ा उसको बार बार पढ़ना। अच्छा, जब आप एक चीज को बार बार पढ़ते हैं क्या कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाते हैं? हाँ या ना? अच्छा, कई बच्चों को मैंने सुना ये बात लाइन बोलते हुए, सर ये बात मैंने 5 बार पढ़ ली, अब तो मुझे बोरिंग लगता है ये। मैं वो एक गारंटी देता हूं, एक चीज को 100 बार पढ़ लो, 101वीं बार भी पढ़ो, कुछ नया मिलेगा जो 100 बार में नहीं मिला था। इसे बोलते हैं गोइंग डीप इनटू द थिंग्स। ये बात दिमाग से कभी बोलना, मैं 5 बार पढ़ लिया मैं तो बोर हो गया। 100 बार पढ़ लो, 101वीं बार। अच्छा तो मैं एक ही जो चीज पढ़ाता हूं, एक ही चीज मैंने कितनी बार लाइफ में पढ़ ली होगी? हाँ या ना? हाँ या ना? कितनी बार पढ़ ली होगी? कितने बैच पढ़ा लिए, CA के, CS के, पता नहीं कितने। कई बार तुम जॉब करने जाओगे, तुम्हारा सीनियर जो होगा वो मेरा स्टूडेंट होगा। एक बार एक बच्चा बोला, सर मैं एक जगह गया हूँ, वो मेरा सीनियर जो है, जहाँ जो मैं रिपोर्ट करता हूँ जिसको, ठीक है, वो आपका स्टूडेंट है, और उसका सीनियर भी आपका स्टूडेंट है।
तो सोच रहे हो इतने साल कितनी चीजें कितनी बार पढ़ ली होगी। आज भी मैं लेक्चर लेने आता हूं, चाहे 10 मिनट ही देखूं, मैं एक बार पढ़ता हूं। 2 घंटे पढ़ाने में 10 मिनट ही देखो, लेकिन देखता हूं। क्यों? हो सकता है कुछ नई चीज मिले जो आज तक नहीं मिली। और बच्चे क्या बोलते हैं, सर हमने इतनी बार पढ़ लिया, हम तो बोर हो गए। भाई साहब कमाल है। तो किसी चीज की अगर डीप में जाना है ना, पकड़ बनानी है, तो ये रीलर्निंग बार 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 बार, तो क्या होता है, आप सॉलिड होते जाएंगे उसमें, कोई हिला नहीं सकता फिर आपको। और एक वर्ड होता है डी लर्निंग। डी का मतलब होता है कोई चीज गलत समझ लिया पहले हमें लाइफ में, उसको निकालना और सही चीज को अंदर करना, दैट इज कॉल्ड डी लर्निंग। क्या ये भी बहुत जरूरी चीज है। लेकिन क्या होता है हमारे दिमाग में एज ए ह्यूमन नेचर, क्या है, हमने जो समझा वही सही है। अरे भाई ऐसे करोगे तो फिर तो कभी सही चीज, बहुत सारी चीज हम गलत समझ लेते हैं। तो डी लर्न करना भी जरूरी है कि भाई जहां रियलाइज हो ये गड़बड़ कर रखा है मैंने, मेरे दिमाग में चीज गलत सेट हो रखी है, इसको निकालो और सही चीज को एंटर करो। क्या आप बेटर पर्सन बनते जाएंगे, क्या होगा, प्योरिफिक, आपकी प्योरिटी, आप में परफेक्शन आती जाएगी। ये तरीका होता है। बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी मैंने आपको कि लर्निंग सब कर लेते हैं, लेकिन री लर्निंग और डी लर्निंग नहीं करते लोग। घमंड आ जाता है ना कि मैं जो बस हो गया खत्म। लेकिन बार बार, और गलत अगर पढ़ रहा है, गलत चीज दिमाग में, तो निकालिए, सही चीज को समझिए, ये करिए, बहुत लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा आपको। ग्रो करोगे आप, यू विल ग्रो, एंड आप में एकदम कंप्लीट परफेक्शन धीरे धीरे आती जाएगी। ठीक है, लेकिन वो एक प्रोसेस है, टाइम लगता है, जिंदगी खप जाती है भाई। एनीवे, आपने ये वो सोनू शर्मा को जानते हो, मोटिवेशनल स्पीकर, काफी सुना होगा, जो MLM मार्केटिंग वगैरह के बारे में ज्यादा बताया, सोनू शर्मा। उसने, उसका एक डायलॉग है, ठीक है, अब सुना हो, ये बोलता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर, आपने देखा हो व्हाट्सएप उस पर, फेसबुक पे, वो एक बोलता है, साहब मुगले आजम जो पिक्चर बनी थी, मुगले आजम नाम सुना है? कोई बात नहीं। जब पिक्चर बनी थी कि आसिफ ने बनाई थी इस पिक्चर, जो इसका डायरेक्टर था, जो प्रोड्यूसर था, ठीक है, बोला उसने ना इस फिल्म को बनाने में 12-13 साल लगाए थे उस जमाने, और बहुत पैसे खर्च किए थे। लेकिन बोल इतना पेशेंस और इतनी मेहनत से बनाए थे। पेशेंस दिखाना पड़ता है, कोई भी चीज समझने में टाइम, कोई भी अच्छा काम करना पेशेंस चाहिए, टाइम लगाना पड़ता है, हड़बड़ दड़बड़ में अच्छा काम नहीं होता। बोला आज भी वो मास्टरपीस है। आज भी अगर कोई दोबारा होता है, कई मूवी री रिलीज होती है, दोबारा रिलीज कर दी पुराना, ठीक है, अच्छा वो बनी थी उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कलर्ड फिल्म होती नहीं थी, बाद में उसको कलर्ड में कन्वर्ट करके फिर दोबारा रिलीज किया गया, तब भी आपको हॉल फुल हाउसफुल, मास्टरपीस। तो मेहनत, जो आदमी टाइम लगाएगा, काम तभी अच्छा होगा। तो मैं तो मतलब हड़बड़ा के मैं पढ़ाता भी नहीं, ठीक है, जल्दी जल्दी क्या है यार, उसमें कुछ समझ में थोड़ी आता है। टाइम लगाइए, समझिए। तो आप जब तक ये नहीं करेंगे, आपके दिमाग में, जहन में चीजें परफेक्ट बैठेगी नहीं। और उसका तरीका है री लर्निंग, डी लर्निंग, री लर्निंग। करते क्या हुआ, धीरे धीरे गलती, कमियां दूर होती जाएगी, आप बेटर बनते जाए, बेटर बनते जाए। बट बेटर बनने का मतलब बेस्ट नहीं बन गए हैं, परफेक्ट नहीं हो गए हैं, यू आर इन दैट प्रोसेस। जिस दिन आप बोले परफेक्ट बन गया, तो इसका तक क्या हुआ, आगे और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो खत्म ही हो गया। एक लाइन सुनिए, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, सुना है? इसका क्या मतलब होता है कि भैया कुछ भी कर लो, अभी और भी इंप्रूवमेंट किया जा। इसे बोलते हैं आप 100% तो परफेक्ट हो ही नहीं सकते। तो इसलिए पहले ही नहीं कूदिए कि साहब मैंने तो सब आ गया। कहां से आ गया भाई? तो ये सब चीजें कुछ दिमाग को खोलने के लिए बताता हूँ भाई, कैसे चीज को समझना है, और हड़बड़ाई नहीं कि बस आ गया मेरे को, तो ऐसे नहीं, गलत है। अब जो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कंपनी पार्टनर बन सकती है? यस, बिकॉज पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, and company being a person in the eyes of the law can also enter into contract its own name, that's why company can become a partner firm, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा होता कि सिर्फ इंडिविजुअली पार्टनर बन सकता है, ओनली नेचुरल पर्सन ही पार्टनर बन सकता है, तो फिर प्रॉब्लम कंपनी एक्ट के हिसाब से पॉसिबल है, लेकिन वहां पे दिक्कत होती। लेकिन वहां ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, वहां डेफिनेशन भी क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सर्टेन पर्सन। क्या अगर वहां लिखा होता पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सर्टेन इंडिविजुअल, अगर ये लिखा होता, तब क्या गड़बड़ हो जाती? क्या तब गड़बड़ हो जाती? ये सुनो, फिर कंपनी पार्टनर नहीं बन सकती थी। लेकिन वहां क्या लिखा हो, पर्सन, तो वहां भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर्सन में भी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल, और यहाँ के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, कोई समस्या ही नहीं है। ना यहाँ दिक्कत है ना वहां दिक्कत है, तो बन सकती है, एकदम बन सकती है। समझ आया? आंसर लॉ से देना है, मैंने नहीं देखा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ये सब तुक्के नहीं मारने हैं। और ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने इमोशंस में, भाव में आके आंसर लिखते हैं। सोचिए जो क्वेश्चन, उसमें लॉ क्या कहता है इसके ऊपर,
लॉ में क्या प्रोविजंस है, उससे आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। इज इट क्लियर? नाउ एक में सेपरेट लीगल एंटिटीज रिलेटेड एक केस, बहुत फेमस केस है, आपने भी शायद नाम सुना होगा। देखिए, एंड उसका नाम है, द केस का नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये केस का नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्लियर? ये केस मैं पढ़ाऊंगा, एंड इस केस में ये सेपरेट लीगल एंटिटी के रिलेटेड ही केस है, एंड ये फेमस केस है क्योंकि कैसे थे वर्ल्ड में ये पहला केस हुआ था जिसमें, आज का केस नहीं, 18th सेंचुरी केस है, इट्स वेरी ओल्ड केस। और ये इंडिया का केस नहीं, यूके केस है। अच्छा, हमारे लीगल सिस्टम में यूके के भी बहुत सारे लॉज और उनके डिसाइडेड केस की हम हेल्प लेते हैं। अच्छा, यूके का लीगल सिस्टम और इंडिया का लीगल सिस्टम क्या सिमिलर है? क्या सिमिलर है? क्योंकि उसका दो कारण है। एक तो ब्रिटेन का इतना सारा रूल रहा हमारे ऊपर, तो बहुत सारे लॉज तो आज भी जो हैं उनके बनाए हुए हैं। अच्छा, उधर मुझे बताया इंडियन पीनल कोड 1860, तो 1860 में क्या देश आज़ाद था? तो ब्रिटिशर्स का रूल था, तो वो बनाया हुआ किसका है? ब्रिटिशर्स का ही है। हम आज भी उसको फॉलो, अब उसकी जगह नया आ रहा है, बता रहा हूँ। ठीक है, 1860 से आज तक चल ही रहा था ना। इसका तक बहुत सारे लॉज उन्हीं के बनाए हुए हैं। और कुछ है कि एक्चुअली बाद में जब हम इंडिपेंडेंस के बाद भी जो लॉ हमने बनाए, उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमने इंस्पायर किससे हैं? बाय द ब्रिटिश लॉज। इसलिए क्या इंडियन लॉज लीगल सिस्टम और ब्रिटेन लीगल सिस्टम सिमिलर है। इसलिए हमारा लीगल सिस्टम ये अलाउ करता है कि अपने लॉज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, हम उनके लॉज, उनके डिसाइडेड केसेस की हेल्प ले सकते हैं, इट इज अलाउड, तभी आ रहा है। अच्छा, अगर नहीं अलाउड होता तो क्या केस आता? ये इंडिया केस ही नहीं, कहाँ का है? यूके केस है। इज क्लियर? इस आप इंटर में आओगे तो और बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, देखिए केस का नाम क्या है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। मैं ये केस क्या था, इसमें क्या हुआ बताऊंगा, उससे पहले एक चीज समझिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। जितनी भी कंपनी होती है, और बेटा कभी ये मत समझना कि मैं तुम्हें कोई डिस्करेज कर रहा हूं, कि तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हें डीमीन कर रहा हूं, या तुम्हारे तो कुछ नहीं तुम्हें आता, ऐसा नहीं है। खाली आपको अवेयर कर रहा हूं, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि भ्रम में रहना बहुत गड़बड़ हो जाती है, इल्यूजन में, कि हम तो बहुत कुछ जानते नहीं है, क्या दिक्कत हो जाएगी? वो इल्यूजन बहुत खतरनाक चीज होती है। देख, कंपनी जो होती है ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। कंपनी में भी है प्राइवेट कंपनी, में भी है पब्लिक कंपनी। क्लियर है? सबसे पहली बात है कि सब नाम को देख के हम कैसे पहचानेंगे कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी। कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक, तीसरा कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसके अलावा जो 72 चीज आप सुनते हो ना, 1% कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, सब बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। लेकिन सबसे पहले हर कंपनी क्या है? या तो प्राइवेट। अच्छा, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो कंपनी प्राइवेट हो गई या पब्लिक, बता दें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो कंपनी में भी इधर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये पहले सबसे पहले। और ऐसा हो नहीं सकता एक कंपनी ना तो प्राइवेट है ना पब्लिक, इम्पॉसिबल है कि भाई ये कंपनी है लेकिन ना प्राइवेट भी नहीं है पब्लिक भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे मैंने क्या कंपनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, क्या? प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, अब देखिए, अब पहचान नाम से कैसे पहचानते हैं कि साहब ये कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? नेम कैसे पहचानते? देखिए, अगर एक कंपनी के नाम के अंत में, एट द एंड ऑफ द नेम, ठीक है, एंड ऑफ द नेम, एंड यहां लिख दो एंड ऑफ नेम, अगर उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स आ रहे हैं, तो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। क्लियर? और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम, मैंने यहां क्या लिखा? एंड ऑफ नेम। कहां पे? एंड, नाम के अंत, एक पूरा नाम नहीं है, ये पहचान नाम के अंत में, नाम तो जो भी होगा। पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में क्या होगा? लिमिटेड। क्या होगा? लिमिटेड। अच्छा, लिमिटेड वर्ड क्या दोनों में कॉमन है? अच्छा, वहां एक्स्ट्रा वर्ड क्यों लगा दिया? प्राइवेट, जिससे डिफरेंशिएट हो सके कि साहब ये प्राइवेट कंपनी है। अच्छा भाई, लिमिटेड दोनों में कॉमन है। अच्छा, पब्लिक, जो पब्लिक कंपनी से पब्लिक लिमिटेड नहीं होता, खाली क्या होता है? लिमिटेड। खाली क्या होता है? लिमिटेड।
तो लिमिटेड वर्ड तो दोनों में कॉमन है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगा दिया, प्राइवेट, जिससे कि आप पता लग जाएगी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। और जहां सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगा हुआ एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ ए कंपनी, वो कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी। अब मुझे बताइए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कौन सी है, पब्लिक कंपनी। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड पब्लिक कंपनी। संपूर्ण एजुकेशन प्राइवेट, जहां बैठे हैं प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी, प्राइवेट। संगीत केडिया एजू सर प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट। नाम के अंत में क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये क्या है, प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्फोसिस, ठीक है, ये जितने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ये सब क्या है, पब्लिक है। नाम के अंत में क्या आ रहा है, लिमिटेड आ रहा है, क्या आ रहा है, लिमिटेड। अच्छा, यहीं पे एक चीज को मैं रोक के, क्योंकि एक दो बच्चे में से अलग से लास्ट क्लास में आके पूछ रहे थे और उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तो प्राइवेट कंपनी है? हाथ खड़े करना सच में कि हाँ हम ऐसा समझते थे। बस, और भी बता, खड़ो इधर भी बेटा, जो ऑनलाइन, कितने बच्चों को लगता है सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है? अच्छा, मैंने क्या बोला, पब्लिक कंपनी है, हाँ है ना। क्या अपने आप ही कंफ्यूजन हो जाएगा? ये सुनो कि सर हम तो प्राइवेट समझते, आप पब्लिक बता रहे हो गया कंफ्यूजन यहीं पे। देखिए मैं बताता हूँ कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, इसको समझिएगा। कंपनीज एक्ट में हम जो कंपनी को बोलते हैं कि यहाँ कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी, तीसरा कोई कंसेप्ट नहीं होता। हर कंपनी सबसे पहले, बाकी जो भी है सब इसी के अंदर है, लेकिन सबसे पहले हर कंपनी क्या होगी, या तो प्राइवेट या पब्लिक। और भी कंसेप्ट है, लेकिन सबसे पहले हर कंपनी क्या होगी, या तो प्राइवेट या पब्लिक। देखो मैंने इसके ऊपर क्या लिखा, कंपनी लिखा है, तो कोई भी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जो भी कंपनी तो है। कंपनी को मैंने दो ही पार्ट में डिवाइड किया, प्राइवेट एंड पब्लिक। क्लियर है? अब देखो आप, एक कंसेप्ट होता है, ध्यान सुनिएगा, सेक्टर का कंसेप्ट होता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सुना तो होगा। कोई बताएगा प्राइवेट सेक्टर से क्या समझते हो? एनी आइडिया कि साहब प्राइवेट सेक्टर का मतलब मैं ये समझता हूं। अगर हम बोलते हैं ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, तो क्या मतलब समझते हो? हाँ पीछे जा, माइक दीजिएगा इनको। सर जो कंपनी मतलब इंडिविजुअल्स अपने उस पे खोलते हैं, और कुछ, या जो भी फर्म इंडिविजुअल्स अपने उससे खोल रहे हैं। फर्म क्यों बोल रहे हो, कंपनी बोल रहे हो, फर्म क्यों बोल रहे हो? हाँ, कंपनी जो भी इंडिविजुअल्स अपने नेम पे खोलते हैं और वही अपने ओनर होते हैं। नाम पे खोलते हैं, अच्छा। और कोई बताएगा? मुझे लगता है आपको पता, लेकिन आप सिक्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ इनको दीजिएगा, एक एक शायद से प्राइवेट। हाँ बोलो बोलो बोलो। फंडिंग खुद करते हैं वो, मतलब फंड्स खुद अरेंज करते हैं। उधर पीछे से दैट गर्ल, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, इनको माइक दीजिएगा। सर पब्लिक सेक्टर में जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और प्राइवेट में नहीं होता, वो एक बच्चे का और सुने इधर, ठीक है। सर वो खुद अपना पैसा लगा के काम करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं, सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। नहीं देख, कुछ इधर उधर की वजह, मेन जो मुद्दा था उसमें किसी ने हिट नहीं किया, और कुछ कोशिश कर रहे थे लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। एक बच्चे ने यहाँ लिखा है कि साहब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी जाए, उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, प्राइवेट ओनर्स होते हैं, एंड वी डोंट नो देयर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट। काफ़ी हद तक इस बच्चे ने सही लिखा है, काफ़ी हद तक। यहाँ आप लोग ऐसा जवाब नहीं दे पाए थे। देखिए सिंपल सी बात समझिएगा, अब रहने दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कोई बात नहीं। प्राइवेट सेक्टर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, और चाहे कंपनी की बात कर लो, वो कंपनी जिसके मैनेजमेंट में, उसको मैनेज करने में सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे मैनेज करने में, क्या मैनेज, उसे सरकार का कोई रोल नहीं है। रादर मैनेजमेंट इज इनटू द प्राइवेट हैंड्स। प्राइवेट हैंड मतलब अदर देन गवर्नमेंट, सरकार के हाथ में उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो ऐसी कंपनी क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी। क्लियर है? पब्लिक सेक्टर where the control and management of that company is into the hands of government। अच्छा, पब्लिक अल्टीमेटली गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है। सरकार किसके द्वारा बनाई जाती है, पब्लिक चुन के भेजती है, वही सरकार, जिसकी मेजोरिटी होती है वही सरकार बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कंपनी जिसे कंट्रोल और मैनेजमेंट में सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड इट इज इनटू द प्राइवेट हैंड्स, प्राइवेट का मतलब अदर देन गवर्नमेंट, एंड उसको होता है प्राइवेट सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसी कंपनी जिसके कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में है, पब्लिक मींस पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनी। क्लियर है? अच्छा, कंपनीज एक्ट में जब हम प्राइवेट पब्लिक कंपनी वो सेक्टर वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज है, अलग चीज है।
होता क्या, मिला देते बच्चे, प्राइवेट प्राइवेट सिमिलर सा टर्म है ना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, वहां क्या प्राइवेट सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। कंपनी एक्ट में सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये अलग चीज है और वो अलग चीज है। अब बताइए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सेक्टर के आधार पे कौन सी कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर। लेकिन कंपनी एक्ट के आधार पे क्या है? पब्लिक। तो समझ में आया कंफ्यूजन कहां हो रही थी? और प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट एक ही समझ आता, क्या अलग अलग चीजें हैं? ये सुनो, क्या अलग अलग चीजें हैं? तो वही रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को सेक्टर के अकॉर्डिंगली देखोगे कि वेदर इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी और पब्लिक सेक्टर, क्या आंसर होगा? क्या उसका कंट्रोल मैनेजमेंट सरकार के हाथ में, प्राइवेट हैंड में है? प्राइवेट हैंड में। इसका मतलब कौन सी कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर। लेकिन कंपनी एक्ट के हिसाब कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। तो हमें कंपनी एक्ट के हिसाब समझना ना यहाँ पे। अब समझ में आओ कंफ्यूजन क्या होता था? एक्चुअली क्या ऊट पटांग कीजिए। आई थिंक आप पिछले क्लास में पूछ रहे थे ना कि साहब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तो प्राइवेट कंपनी है, आपने बोला 200,000 मेंबर्स को तो लाखों मेंबर है, तो कंपनी जैसे साहब प्राइवेट कंपनी नहीं है, क्या है? पब्लिक कंपनी है। सेक्टर के हिसाब से क्या है? प्राइवेट सेक्टर। और कंपनी जगह में सेक्टर से कोई लेना नहीं है। और द क्लैरिटी। अब जो क्या था, सुन तो सब रखा है लेकिन पूरी क्लैरिटी नहीं है, आधी आधी बात सब सुन रखी है। अब सुना होगा साहब, नहीं पता होना बेटर है गलत पता होने से ज्यादा। गलत पता होना और डेंजरस होता है। क्या होता है? हमें भ्रम तो होता है कि हमें आता है और आता सारा कचरा है। तो इस बेटर ऑलवेज की होता है कि गलत सी समझना और अधूरा समझना बहुत खतरनाक होता है। सुना होगा जब हाफ नॉलेज, सुना होगा रॉन्ग नॉलेज इज वेरी डेंजरस, सुना होगा। तो ये समस्या है आज के दिन, ठीक है, कि मैक्सिमम लोग क्या लगता है कि हमें आता है, वो आता कुछ नहीं, सब खचर पचर है। मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी में ना बहुत बड़ी सोसाइटी, आप लोग जानते हो, मोती नगर में सुना हो डीएलएफ की सोसाइटी, डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स, जो बड़े बड़े टावर्स दिखते हैं दूर से, ठीक है, मैं वही रहता हूँ। वहाँ पे बहुत बड़ी सोसाइटी है, 3,000 फ्लैट्स है, 3,000 फ्लैट्स, आप समझो इट्स अ ह्यूज सोसाइटी। अच्छा, वहाँ क्या बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होता ना, रेजिडेंट से बना रहे के फलाना ये वो होता है, नेता हर जगह, वहाँ भी नेतागिरी फुल है। अच्छा, क्या होता है, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ डाला कि मुझे अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करानी है, कुछ भी, ठीक है, क्या, या मुझे किराए पे देना है, तो उसके लिए क्या लीगल फॉर्मेलिटी है। भाई साहब व्हाट्सएप ग्रुप में एक से ज्ञान बढ़ता है। कोई लिख रहा है फलाना, अच्छा मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है, मैं देखता हूँ हंसी आती है देख के। एक तो अंग्रेजी सुभान अल्लाह लिखते हूँ, ठीक है, दूसरा क्या वो लीगल ऐसी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, मुझे लगता है कि ना पार्लियामेंट अपना सर फोड़ ले। पता कुछ नहीं है लेकिन झाड़ेंगे सब, उठ पड़ा गलत सर लिखते हैं, ठीक है। मैं तो खाली देख के उसको ना, मैं बोलता ठीक है ये अच्छा टाइम पास है, 10 मिनट है, इंजॉय करना है, ठीक है, हंस को लगे चुटकुला देख लो, ठीक है, वो अच्छा मजा आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम चीजों को गलत समझते हैं और समझते हैं कि हम सही समझ रहे हैं। तो पहले उसके लिए बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। हर चीज ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना, कैसे होगा, सब घटर पतर हो जाएगी सब। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बात। तो कंपनी जब में सेक्टर से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक। पहचान कैसे है? नाम के अंत में, नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड है तो पब्लिक कंपनी। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, मैंने ये बोला कि साहब कंपनी के नाम से अगर कंपनी को पहचानना हो तो कंपनी वर्ड होना चाहिए, बोला? बोला है? अरे बोला है क्या? अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? कंपनी, पब्लिक कंपनी है ना। आप कंपनी के हिसाब बात, हम बाकी से क्या मतलब नहीं, सेक्टर पे तो समझा दिए खाली, हम उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे पब्लिक कंपनी है। अच्छा, उसके नाम में क्या कंपनी वर्ड आ रहा है? क्या तभी कंपनी है ना? ये सुनो, इस कंपनी वर्ड का होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट है? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी दो ही तरह की होती है, या तो प्राइवेट या पब्लिक। प्राइवेट होगी तो क्या होगी? प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक होगी तो क्या होगी? लिमिटेड। खत्म। कंपनी वर्ड का होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, मैं आपके सामने एक ध्यान सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एबीसी एंड कंपनी। क्या ये कंपनी है? अरे जोर से बोलो बेटा, अभी तो बोला कंपनी या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक। प्राइवेट की पहचान नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक की पहचान नाम के लिमिटेड। क्या दोनों में कुछ भी है? तो क्या कंपनी है? नहीं। कंफ्यूज मत है, कंपनी वर्ड लिखा हुआ है उसे क्या मतलब है? ये बोला टेक्निकली चीजें अलग होती हैं, जो तुक्का मारते हो चीजें अलग हैं। तो एबीसी एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी। अब जो कंपनी वर्ड आ रहा है फिर भी ये कंपनी नहीं है। अच्छा, एबीसी लिमिटेड क्या ये कंपनी है? कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। समझ में आने लगा अब? तो कंपनी वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अगर मैं लिखूं एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड, क्या कंपनी है? ये भी कंपनी है, लेकिन क्या ये कंपनी वर्ड की वजह से, लिमिटेड वर्ड की वजह से?
चीजें अगर कंपनी वर्ड की वजह से होती तो फिर तो ये कंपनी नहीं होती, यहां तो कंपनी वर्ड नहीं है। तो हमें कंपनी वर्ड को हो ना हो से कोई मुझे मतलब नहीं, मुझे उसमें ध्यान ही नहीं देना है। समझ आया? पक्का? पहचान क्या है? कंपनी या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक, और प्राइवेट की पहचान नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक की पहचान नाम के अंत में लिमिटेड, खत्म, एकदम क्लियर, कोई इधर उधर की बात नहीं सोचनी है। इज इट ओके? अच्छा, एक लास्ट एक बात बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले अभी की क्लास में, आज ही क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे प्रोफेशंस होते हैं, क्या कंपनी फॉर्म में प्रैक्टिस करना अलाउड है? बताया था ना, या तो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी, बताया था ये। अच्छा, आपने कितने सारे सीए फॉर्म, और अच्छा आपके घर में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके ऑलरेडी पेरेंट्स या रिलेटिव्स सीए हैं, होंगे? अच्छा, आपने कोई सीए फॉर्म के नाम, पार्टनरशिप फॉर्म के नाम सुने? राम श्याम एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट्स, सुना तो होगा यार, ऐसे कभी सुना है? राम श्याम एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट, क्या ये कंपनी है पार्टनरशिप फर्म है? आप देखो क्या है, अब कंपनी वर्ड आ रहा है लेकिन कंपनी नहीं है। क्या है? कंपनी फर्म में तो प्रैक्टिस करना अलाउड ही नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म है। समझ में आया? एक बार क्या हुआ, सीए फाइनल का बच्चा साहब बोले सर कंपनी फॉर्म में प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। मैंने तो एक फॉर्म देखी थी, सीए फॉर्म, सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, इसका नाम था राम श्याम एंड कंपनी, वही जो भी नाम था ऐसे ही कुछ आपको, ठीक है। एंड सर वो तो कंपनी बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कंपनी वर्ड से क्या समझ रहा है? कंपनी है। मैं कहा एक थप्पड़ लगे अभी, ठीक है, फाइनल पहुंच कैसे गया तुम? तो एकदम बेसिक चीजें क्लियर नहीं है, क्या था, यही नहीं पता कंपनी को कैसे पहचानते हैं। अच्छा, कंफ्यूज हो गया ना वहां जाके, ठीक है। आप बोले सर कंपनी फॉर्म प्रैक्टिस, तो कंपनी फॉर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कंपनी थोड़ी है, क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म। गॉट इट? इज दैट क्लियर? ये तो एक बेसिक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, देखो क्या होता है, कहीं भी आप गड़बड़ करोगे ना, कोई भी चीज ठीक से नहीं समझा तो आगे जाके उससे रिलेटेड जितने कंसेप्ट आएंगे सब में आप कंफ्यूज होते जाएंगे। यही तो कंफ्यूजन होती है, और क्या होती है? अगर मेरा बेस एकदम क्लियर है, एकदम कंफ्यूजन है ही नहीं, तो आगे चीजें अपने आप समझ में आने की, क्यों नहीं समझ में आएगी? देखिए, ये तो पहचान नाम से होगी। अब एक आपको बोलता हूं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स, कम से कम मेंबर कितने चाहिए? प्राइवेट कंपनी में इट इज 2, पब्लिक कंपनी इट इज 7। प्राइवेट कंपनी इट इज 2 एंड पब्लिक कंपनी इट इज 7। कम से कम 2 प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी कम से कम 7, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, जब मिनिमम लिख रहा हूं ध्यान रखना, कम से कम, ठीक है। और पब्लिक कंपनी मिनिमम 3। तो पहली बात क्या दिमाग में बैठी, कंपनी दो ही तरह की होती है, बाकी सब चीजें बाद में है। हर कंपनी या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक। प्राइवेट कंपनी की पहचान नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी की पहचान नाम के अंत में लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर, मिनिमम बोल रहा हूं, कम से कम, ज्यादा कितने भी हो, ज्यादा की अलग बात है, ठीक है, हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर, और डायरेक्टर 2 and 3, 2 and 3। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 एंड पब्लिक कंपनी मिनिमम 3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखिए, ये कुछ बेसिक बातें मैंने बताई कंपनी के बारे में, क्योंकि इसको मुझे इस केस को समझाने में सब यूज करना है, क्योंकि इसके बिना केस आपको समझ में नहीं आता। देखिए, जो केस है रिगार्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या केस का नाम क्या है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, केस के जब नाम लिखते हैं तो उसमें बीच में जो वर्सेस लिखते हैं, ये तरीका है, स्मॉल वी डॉट, स्मॉल वी डॉट। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, बच्चे क्या किताबों में गलत लिखा होता, मैं क्या बच्चों क्या बोलूं, ऐसे लिखते हैं VS, ऐसे। ये क्रिकेट मैच में होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, केस लॉ में नहीं होता। अच्छी किताबें, जो अच्छे लेवल की जो लॉ बुक्स होती है, कभी नजर नहीं आ गए। हाँ, घटिया लेवल की जो 200-200 रुपए की किताबें बिकती है मार्केट में, उसमें लिखा होता है, वो लिखने वाले भी वैसे ही होते हैं। तो ये तो मैं माइन्यूट से माइन्यूट चीज पे ध्यान देता हूं कि क्या इतना परफेक्शन आप ला सकते हो अपने में, और लाओगे तो आप ही को फायदा होगा ना। कहीं लिखोगे, बोलोगे तो क्या हो, सामने वाले अप्रिशिएट करेगा, भैया बंदे को एकदम एग्जैक्टली चीजें पता है। तो केस के नाम जब भी लिखे ब्रैकेट में वर्सेस जो लिखने क्या है, V डॉट, स्मॉल V डॉट, ठीक है। केस का नाम क्या है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, इस केस में क्या हो, पहले सुनिएगा। देयर वाज अ पर्सन मिस्टर सोलोमन,
ये अपना एक लेदर बिजनेस चला रहा था, चमड़े का कोई व्यापार था, और ही वॉज डूइंग दैट एज ए प्रोप्राइटरी कंसर्न, एंड ये खुद प्रोप्राइटर था। ही वॉज रनिंग दैट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, खुद प्रोप्राइटर था। क्लियर है? बाद में इसके मन में आया कि मुझे यही बिजनेस कंपनी फॉर्म में चलाना है। किस फॉर्म में चलाना है? कंपनी फॉर्म में। तो पहले किस फॉर्म में था? प्रोप्राइटरी कंसर्न, ही वाज द प्रोप्राइटर। बोला मुझे कंपनी फॉर्म में चलाना है। अच्छा, तो सुना होगा साहब, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ बिजनेस इनटू द अनदर फॉर्म, सुना तो होगा कहीं पे कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्या दूसरा फॉर्म पहले तैयार करना पड़ेगा और बिजनेस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये सुनो, बिजनेस को, अच्छा कई बच्चे कन्वर्जन का मतलब क्या समझते हैं? एक फॉर्म है, दूसरा, बीच में जादू मारा, वो कन्वर्ट हो गया। अरे भाई, ऐसे कन्वर्जन नहीं होते हैं। एक्चुअली कोई बताता नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं, कोई बताता भी नहीं है। अच्छा, कन्वर्ट करना कंपनी फॉर्म में, कंपनी बनानी पड़ेगी। फिर क्या वो पहले से बिजनेस जो प्रोप्राइटर का, क्या उसे सेल करना पड़ेगा? प्रोप्राइटर विल सेल एंड कंपनी विल परचेज। तो क्या होगा? वो बिजनेस किसका हो जाएगा? कंपनी का। तो क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। बिजनेस तो वही है, नेचर ऑफ बिजनेस वही है, लेकिन पहले क्या प्रोप्राइटरी कंसर्न में चला, किसमें? कंपनी। तो सबसे पहले कंपनी बनाएगी। कंपनी का नाम क्या है? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। उसने क्या सोचा कि जो बिजनेस में एज ए प्रोप्राइटर चला रहा हूं, किस फॉर्म में चलाना चाहता हूं? कंपनी फॉर्म में। उसके लिए कंपनी बनाई सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, बताइए, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक कंपनी, लास्ट में लिमिटेड वर्ड आ रहा है, रात में लिमिटेड वर्ड। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी है तो कम से कम मेंबर कितने चाहिए? 7, और डायरेक्टर 3, मिनिमम 7 मेंबर, मिनिमम 3 डायरेक्टर। ये बताया था, वो सब अप्लाई कर रहा हूं। मिनिमम 7 मेंबर, मिनिमम 3 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी है। क्या है? पब्लिक कंपनी है। तो मेंबर मिनिमम कितने? 7, और मिनिमम डायरेक्टर 3। तो ये सोलोमन ने एक कंपनी बनाई, उसका ऑब्जेक्टिव था कि ये बिजनेस कंपनी फॉर्म में करेंगे। तो सोलोमन ने कंपनी बनाई, तो कम से कम 7 मेंबर कौन बने? एक आपको सोलोमन खुद बन गया, इसकी वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स, इसके 4 बेटे थे, और सारे के सारे मेंबर बन गए, ऑल इन द फैमिली। ठीक है? सन, वाइफ, सॉरी, सोलोमन हिमसेल्फ, वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स। अच्छा, ये केस इंडिया का है, यूके का है? यूके में करेंसी क्या चलती है? पाउंड। अच्छा, पहले भी पाउंड चलती थी, आज भी पाउंड है। अच्छा, सुना होगा यूरो? यूरो सुना होगा कि करेंसी है? यूरो वर्ल्ड, यूरोप के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ब्रिटेन ने अडॉप्ट नहीं किया है। अच्छा, यूरोप क्या कंट्री का नाम है? कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है। तो वहां पे यूरोप के अंदर जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, उनकी कॉमन करेंसी हो चुकी है यूरो। ठीक है? लेकिन अभी यूरो, ऐसा ब्रिटेन भी यूरोप में ही आता है, लेकिन ब्रिटेन ने अपनी करेंसी अपनी वही मेंटेन की हुई है, वो यूरो को अडॉप्ट नहीं किया। तो आज भी वहां पे क्या चलता है? पाउंड ही चलता है, पहले भी पाउंड चलता था। नाउ, ये सब ने एक एक शेयर खरीदे। कंपनी बनाते समय क्या खरीदे? एक एक शेयर, 1 शेयर ईच, और एक शेयर की वैल्यू थी, हर एक ने की शेयर, और हर एक शेयर की वैल्यू थी 1 पाउंड। कितने कहते? 1 पाउंड। तो क्या अभी जो कंपनी बनाई, तो उस समय कंपनी की कैपिटल कितनी है? 7 शेयर्स, हाँ या ना? एक एक शेयर सबने खरीदे, और कंपनी के कैश एंड बैंक में पैसा कितना है? 7 पाउंड। कितना है? 7 पाउंड। बैलेंस शीट से भी समझ लीजिए आप। क्लियर है कि 7 लोग ने मेंबर बने, सभी ने एक शेयर खरीदा, हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 1 पाउंड। इसका कंपनी की बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आया? कैपिटल कितनी बन गई? 7 शेयर्स की। ठीक है? और मतलब वैल्यू वही 7 पाउंड, और उधर कैश एंड बैंक में 7 पाउंड आ गया, बैलेंस शीट मैच कर गई। क्लियर है? अच्छा, मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए? 3। तो सोलोमन एक खुद आपको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल्सो डायरेक्टर, और इसके जो 4 बेटे थे, इसमें से कोई 2 बेटे डायरेक्टर बन गए। मतलब 2 बेटे ऐसे थे, उन शेयर्स भी लिए थे और डायरेक्टर ही बन गए, और सोलोमन हिमसेल्फ बिकेम द एमडी। क्या मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? 1 और ये 2, 3 हो गई। क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करके कंपनी बना ली? मिनिमम 7 मेंबर, मिनिमम 3 डायरेक्टर। क्लियर है? कंपनी बन गई। अच्छा, कंपनी बनाने के वजह पर्पस क्या था? क्यों बनाई थी कंपनी? अरे कंपनी क्यों बनाई थी? कि भैया जो बिजनेस पहले प्रोप्राइटरी कर, देखो जब आपको डिस्कशन होना तो आप डरना नहीं है, मतलब फील फ्री, कंफर्टेबल होके क्लास में बैठो। हाँ, आपको डर के नहीं बैठना। मैं ऐसे क्यों फालतू, ऐसे तो थोड़ा बहुत दिमाग मेरे को भी, मैं ऐसे क्यों डांटूंगा? अगर आप तरीके से कब बैठे हैं, तरीके से आप क्लास में पार्टिसिपेट करें, तो घबराना नहीं है। ठीक है? हाँ, कंफर्टेबल होने का मतलब इतना कंफर्टेबल मतलब कि लेट ही जाओ। ठीक है? कंफर्टेबल मतलब टेंशन में, कई लोग डरे डरे से बैठे थे, पता ईश्वर, अरे भाई मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ यार, ऐसे डांटूंगा? भगवान ने मुझे भी सेंसेस दिए, क्यों डांटूंगा ऐसे? तो कंफर्टेबल होके बैठिए, ईज एट ईज। ठीक है? डरे डरे से दिमाग आपको समझ ही नहीं आएगा।
हम जब कोई कंफर्टेबल होते हैं, बस रिलैक्स होते हैं, तभी चीज़ समझ में आती है। कोई भी चीज़, पढ़ाई कर रहे हैं, टेंशन में पढ़ाई कर रहे हैं, होती है पढ़ाई? अरे होती है क्या? नहीं होती। आपको लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, क्या माइंड जब शांत होता है, रिलैक्स होता है, देन तब पढ़ाई अच्छी होती है। कोई भी काम जब रिलैक्स होकर करते हैं तो आपको क्या होता है? रिलैक्स मतलब आपका मतलब अननेसेसरी कोई डर, अननेसेसरी कोई फियर, अननेसेसरी कोई टेंशन वो नहीं है, यू आर रिलैक्स। ठीक है, कोई एक बड़ी अच्छी लाइन कई बोलते हैं, ज्यादातर बच्चे जब एग्जाम बहुत दूर होता है क्या बहुत रिलैक्स होते हैं, एकदम मस्ती में। ठीक है, अच्छा जब रिलैक्स है उसे पढ़ते नहीं है। अच्छा जब एग्जाम एकदम पास आ जाता है तो क्या उस समय टेंशन बहुत बढ़ जाती है? अच्छा उस समय वो फोकस करना चाहते हैं, लेकिन क्या फोकस कर पाते हैं? नहीं, बिकॉज योर माइंड इज नॉट रिलैक्स्ड। इसलिए क्या होता है, पढ़ाई सारी घचर पचर हो जाती है। आपको अभी थोड़ी देर पहले आज ही क्लास में था रेगुलर पढ़ो। अच्छा अभी क्या इतना कोई टेंशन है कि सितंबर में एग्जाम नहीं, तो माइंड रिलैक्स है, साथ साथ पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। सही में आप चीजों को सीखेंगे। लेकिन इकट्ठा कर लेते लास्ट तो एक महीने में, मम्मी आज रात को 4 बजे तक पढ़ूंगा, कुछ नहीं, बकवास है, ये सब पढ़ाई नहीं होती है, सब टाइम पास है। सब किसी तरह का जुगाड़ बिठाया जा रहा है कि एग्जाम कैसे निकल जाए, काम खत्म हो, उसको पल्ले थोड़ी कुछ पड़ता है। वो रट्टा मारे होता है कि किसी तरह के एग्जाम पास कर ले, वो पढ़ाई थोड़ी है। ये जुगाड़ बनाया जाए एग्जाम पास करने का, ये पढ़ाई नहीं है सही माने में। तो रेगुलर सर माइंड एकदम रिलैक्स, आराम से, ठीक है हम कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आपको कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की पकड़ आएगी, एक्चुअली आपको समझ आएगा। देखिए 1 शेयर तो आप कंपनी बन गई। अब देखो पर्पस क्या था, कंपनी फॉर्म में वो बिजनेस चलाना है, तो इसके लिए क्या बिजनेस सेल होगा? हु विल सेल द बिजनेस? सोलोमन जो प्रोप्राइटर था, वो ओनर है ना, एंड किसको बेचेगा? कंपनी को। अब देखो आप इधर हम लिखते हैं सोलोमन, क्या इसको लिख दो? सेलर, सेलर ऑफ व्हाट? बिजनेस। एंड इधर क्या लिखते हैं? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये क्या है? बायर, बायर ऑफ बिजनेस। अच्छा क्या सोलोमन क्या बेच रहा है कंपनी को? लेदर बिजनेस। क्या बेच रहा है? लेदर बिजनेस। ये सुनो, क्या उस बिजनेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई बिजनेस की वैल्यू कितनी है? अच्छा आप पढ़ दो हर चीज का अमाउंट, तभी तो उसकी काउंटिंग होगी। तो उस लेदर बिजनेस की वैल्यू निकाली गई कि साहब इसकी वैल्यू निकाली गई 38,782 पाउंड्स। व्हाट वाज द वैल्यू? 38,782 पाउंड्स, ये वैल्यू निकाली गई। अच्छा इतने की चीज सोलोमन कंपनी को बेच रहा है, तो क्या उतना कंसिडरेशन क्या कंपनी पे करेगी फॉर परचेजिंग दैट बिजनेस? हाँ या ना? अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख रुपए, तो क्या आप 20 एज ए बायर क्या आप सेलर को 20 लाख रुपए देते हैं ना? हाँ या ना? तो एग्जैक्टली वही चीज है, कंपनी इज द बायर, तो कंपनी विल पे दिस मच। क्या खरीद रहे हैं? बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू इतनी है, तो क्या इतना कंसिडरेशन कंपनी पे करेगी? किसको? सोलोमन को। किसको पे करते हैं? कौन पे करता है? बायर। किसको? सेलर को। तो बायर कौन है? कंपनी। सेलर कौन है? सोलोमन। क्लियर है? कंपनी ने कैसे पे किया? कंपनी ने कैसे पे किया? टू गेट द परचेज द बिजनेस। कंपनी ने पूरा कैश नहीं पे किया। अच्छा कंसिडरेशन क्या जरूरी? कैश में, काइंड में भी हो सकता है, हाँ या ना? तो कंपनी ने किया है आपको कैश और काइंड मिला के कंसिडरेशन दिया, पूरा कैश नहीं दिया, पूरा कैश नहीं दिया। एक तो कंपनी ने क्या किया, 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 1 पाउंड ईच। ईएस इक्विटी शेयर सब लिखा हुआ किताब में आपको, ठीक है? आप समझिए, ये पूरा केस लिखा हुआ, सब फैक्ट्स लिखे हुए, लिखने की होती है। 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए ऑफ 1 पाउंड ईच। क्लियर बेटा? यहां ध्यान दे, मैंने बोला लिखा हुआ है, क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 1 पाउंड ईच। क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20,000 पाउंड्स। कंपनी ने 10,000 सिक्योर डिवेंचर इशू किए। डिवेंचर समझते हो? अच्छा डिवेंचर के तो कंपनी क्या करती है? बोरिंग। क्या करती है? बोरिंग। अच्छा क्या डिवेंचर के डेट इंस्ट्रूमेंट? अच्छा डेट इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वहां पे कंपनी, वो पैसा कंपनी कैपिटल का पार्ट बनता है, और डिवेंचर इशू करती तो बोरिंग। ये सुनो इसका, और जिसको इशू किया वो डिवेंचर होल्डर। ये सुनो, क्या डिवेंचर होल्डर क्रेडिट, जिससे हम बोरिंग करते हैं, कंपनी बोरिंग करते है, वो कंपनी क्या होता है? क्रेडिटर। क्या होता है? तो डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर। अच्छा बोरिंग सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी, समझते हो? सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बैंक से लोन लेते हो, आप बोरोवर हो, बैंक लेंडर है। सिक्योर्ड, अगर सिक्योर्ड लोन ले रहे हो इसका मतलब
मतलब अपनी किसी ने किसी बोरोवर अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट करेगा इन फेवर ऑफ द लेंडर, आया ना। यहाँ बोरोवर कौन है? कंपनी। लेंडर कौन है? सामने वाला जिसको भी आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं। यहाँ किसको इशू कर रहे हैं? सोलोमन को। सोलोमन को कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। और सिक्योरिटी इसका मतलब क्या है? क्या कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी पे सोलोमन के फेवर में क्या क्रिएट की होगी? सिक्योरिटी। क्या क्रिएट की होगी? सिक्योरिटी। क्लियर है? 10,000 सिक्योर डिवेंचर, एक पाउंड के वैल्यू क्या हो गई? 10,000 पाउंड्स। और रिमेनिंग इन कैश कितना हो गया? रिमेनिंग 8,782 पाउंड। क्या टोटल हो गया? 38,782 पाउंड। हिसाब बराबर। एक तरफ सोलोमन से कंपनी को बिजनेस मिला जिसकी वैल्यू 38,782 पाउंड। बदले में कंपनी ने कंसिडरेशन कैसे पे किया? सोलोमन को 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए, एक पाउंड के। तो वैल्यू कितने हो गई? 20,000 पाउंड। 10,000 उसको डिवेंचर भी इशू किए जो कि सिक्योर्ड थे। कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी क्रिएट की थी इन फेवर ऑफ सोलोमन, एंड वो भी एक पाउंड के 10,000 पाउंड। बाकी कैश कितना? 8,782 पाउंड। टोटल बराबर हो गया हिसाब। ये सुनो, अच्छा इस स्टेज पे अब वो बिजनेस किसका हो गया? कंपनी का। कंपनी ने परचेज द बिजनेस। क्या वही बिजनेस कंपनी फॉर्म में चलेगा? कंपनी फॉर्म में चलेगा। क्लियर है? अच्छा इस प्रोसेस में जो बिजनेस बेचा गया और सोलोमन को कंपनी ने ऐसे कंसिडरेशन पे की, अब मुझे इस स्टेज पे कंपनी की कैपिटल में कितने शेयर्स हैं? मतलब कंपनी की जो कैपिटल है सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, उसमें कितने शेयर, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर इन द कैपिटल? हाँ कितने? 20,000 हैं। और पहले वाले 7? अरे उड़ गए। ये उन्होंने खरीदे थे ना पैसे देके कंपनी बनाते समय, मिनिमम 7 मेंबर, हाँ या ना? तो अभी कंपनी की कैपिटल कितनी है? 20,007 शेयर्स। कितने? नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से 20,000। 7 तो इन्होंने अपने पैसे दे खरीदे थे 7 लोगों ने, और बाकी 20,000 कंपनी ने इशू किए एज ए कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग द बिजनेस। ये सुनो, इसका मतलब कंपनी के अभी कैपिटल में कितने शेयर हैं? 20,007 शेयर। अच्छा उसमें 20,001 किसके पास है? 20,001 किसके पास है? सोलोमन के पास। 20,000 कंपनी ने दिए थे उसको बिजनेस के बदले में, और एक शेयर उसने खरीदा था कंपनी बनाते समय। तो हाउ मेनी आर विद सोलोमन? 20,001। रिमेनिंग 6 शेयर कंपनी कौन होल्ड कर रहा है? उसके फैमिली मेंबर। कौन कर रहा है? उसके फैमिली मेंबर। अच्छा कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं, एक सोलोमन एमडी और बाकी 2 बेटे मैं डायरेक्टर। क्लियर है? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अच्छा क्या सोलोमन कंपनी का क्रेडिटर भी बन गया? क्या कंपनी सोलोमन जो कंपनी का खाली क्या मेंबर ही था, क्रेडिटर भी था? क्यों क्रेडिटर क्यों था? जो कंपनी ने क्या इशू किए थे? डिवेंचर। अच्छा वो क्रेडिटर कौन सा था? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड। कंपनी ने सिक्योर्ड डिवेंचर इशू किए थे, इनका तो वो क्या बन गया? सिक्योर्ड डिवेंचर। क्या बन गया? सिक्योर्ड द क्रेडिटर, ही आल्सो बिकम्स द सिक्योर। कंपनी का मेंबर भी बन गया। अब मेंबर में सबसे बड़ा मेंबर, टोटल कंपनी के शेयर कितने हैं? 20,000 है। उसमें 20,007, उसमें 20,000 एक किसके पास है? सोलोमन के पास। और रिमेनिंग 6 शेयर किसके पास है? विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ सोलोमन, एंड ही आल्सो बिकम द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। व्हाई? जो कंपनी ने उसको क्या इशू किए? सिक्योर्ड डिवेंचर। क्या डिवेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर? जो भी कंपनी को लेंड करता है, अगर कंपनी किसी बैंक से लोन ले तो बैंक क्या हो गया? क्रेडिटर। आप डिवेंचर किसी कंपनी का खरीदेंगे तो आप क्या होंगे? लेंडर। कंपनी क्या है? बोरोवर। ये सुनो, इसका मतलब जहां सोलोमन इज द बिगेस्ट शोल्डर एज वेल एज ही इज ऑल्सो द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। समझ आ रहा है सबको? कोई कंफ्यूजन? पक्का? नाउ अब देखिए, अब वो बिजनेस कैसा हो गया? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। अब ये कंपनी अपना बिजनेस करने लगी। कुछ सालों के बाद, आफ्टर सर्टेन ईयर्स, कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा सुना होगा, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है। किसमें जाती है? वाइंडिंग अप। तो ये कंपनी भी वाइंडिंग अप में चली। किसमें चली गई? इट गॉन इनटू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा वाइंडिंग अप को लिक्विडेशन भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो वाइंडिंग ऑफ द कंपनी और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज वन ऑफ द सेम थिंग। कंपनी की वाइंडिंग अप बोलिए या लिक्विडेशन, एक ही बात है। अच्छा कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो कंपनी खत्म हो गई या प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है? वाइंडिंग एक प्रोसेस है। मान लीजिए कंपनी यहाँ वाइंडिंग स्टार्ट हुआ तो हो सकता है कंपनी में रिमेन इनटू प्रोसेस वाइंडिंग अप टू दिस। हाँ जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो बोले कंपनी इन कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है लॉ के हिसाब से, टर्मिनेट भी लॉ के हिसाब से वाइंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन वाइंडिंग नहीं, कंपनी की वाइंडिंग अभी की अभी खत्म हो गई। क्या ये प्रोसेस है? अच्छा एक स्टेप ऑफ प्रोसेस समझते हो? स्टेप किया खत्म। प्रोसेस का मतलब क्या है? क्या उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट। तो कई बार कंपनी की वाइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होती है, कंपनी रिमेन्स इन द प्रोसेस वाइंडिंग फॉर 2 years, 3 years, 5 years, ऐसा भी होता है। कोई ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चों दिमाग तो वाइंडिंग में कंपनी जो होता है ना, एक कोई खड़ा है और सामने खाई है,
धक्का दिया खाई में गिर गया खत्म, कंपनी को धक्का दिया वारंटी खत्म हुई, ऐसा नहीं है। ये क्या है? प्रोसेस है। इट्स नॉट अ स्टेप, इट्स अ प्रोसेस। क्या होता, जो चीजें गलत दिमाग में होगी ना, वो क्या होता, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। अब मैं बोला वाइंडिंग का प्रोसेस में ऐसा होगा, सर वाइंडिंग से तो कंपनी खत्म हो जाती है। अब क्या उसके दिमाग में क्या वो स्टेप समझ रहा है, तो कैसे समझेगा इन द प्रोसेस वाइंडिंग ऐसा होगा, समझ में आएगा? गड़बड़ क्या हो रही है? आप उसको क्या समझ रहे हैं? स्टेप है। वो स्टेप नहीं है, क्या है? प्रोसेस है। क्लियर? हाँ, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, यहां से लेके कंपनी वाइंडिंग में रही, तो ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग, तो यहां पे जाए कंपनी खत्म होगी। समझ में आया? अब देखिए, नॉर्मली सुनाओ, कंपनी अगर वाइंडिंग में जाती है नॉर्मली क्या होता है? सुना तो होगा कुछ थोड़ा बहुत। क्या कंपनी के एसेट रियलाइज होते हैं? सुना तो होगा। अच्छा, एसेट रियलाइज होता है, वो एसेट से फिर क्या करते हैं? लायबिलिटी रीपे करते हैं। क्लियर है? तो वाइंडिंग में कंपनी के जब एसेट रियलाइज हुए, तो उस समय टोटल एसेट निकल के आए, उसकी वैल्यू थी 6050 पाउंड्स। जो भी एसेट उसकी वैल्यू कितनी थी? 6050 पाउंड। अच्छा, जो वाइंडिंग में एसेट्स रियलाइज होते हैं, वो सारी वैल्यू इसकी ये आई थी। अच्छा, उसमें से क्या करते हैं? एसेट्स का क्या करते हैं? लायबिलिटी रीपे करने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लायबिलिटी में क्या पहले क्रेडिटर को पे करोगे या पहले कैपिटल? अच्छा, कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में कैपिटल को भी लायबिलिटी से भी दिखाते हैं। तो पहले क्या क्रेडिटर को रीपे करोगे, पहले कैपिटल? क्रेडिटर। क्रेडिटर में पहले सिक्योर्ड है पहले अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड को, ये तो सुना होगा सबने। ठीक है, अब देखिए आप, आपके 6050 पाउंड आपके टोटल एसेट है, और उस समय कंपनी कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी थे। क्या थे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसकी वैल्यू थी 8000 पाउंड। कितनी थी? 8000 पाउंड। मतलब उनका क्लेम कंपनी अगेंस्ट 8000 पाउंड का था। क्लियर है? अच्छा, कंपनी के टोटल एसेट कितने? 6050 पाउंड। इज इट ओके? अच्छा, इसका इस्तेमाल किस में पहले करेंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर में पहले सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड? क्या सोलोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर था? क्या सोलोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर था कंपनी का? अच्छा, कितने का अमाउंट? 10,000 पाउंड। तो क्या उसके लिए एसेट सफिशिएंट है? क्या एसेट कितने हैं? 6050 पाउंड। क्या उसके लिए भी सफिशिएंट नहीं है? तो इसका मतलब क्या, सोलोमन को भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, इतने मिल जाएंगे, बाकी खत्म, बाकी राइट खत्म। इधर ना, ये नहीं कि कंपनी वाइंडर्स पूरे पैसे मिलते ही हैं, जितने एसेट है उतने ही मिलेंगे ना, एसेट है ही नहीं, क्या करोगे? अच्छा, क्या इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कुछ भी मिलेगा? अरे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कुछ भी मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? कि सिक्योर्ड के लिए एसेट सफिशिएंट नहीं है, तो अनसिक्योर्ड का नंबर तो बाद में आता। अच्छा बंदे, ये एसेट अगर 15,000 पाउंड होते, अगर होते, तो पहले 10,000 हम किसको यूज करते थे? सोलोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर, बाकी 5,000 इनको देते। लेकिन वो वहां तो उसके लिए एडिक्वेट नहीं थे, इसका तो नंबर ही नहीं आएगा। तो क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कुछ भी मिलेगा? विल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर गेट एनीथिंग आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द वाइंडिंग अप? नो। व्हाई? बिकॉज एसेट्स आर नॉट इवन एडिक्वेट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। समझ आ रहा है? तो इनको लगा, जो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इनको क्या लगा, भैया हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं, तो ये भागे भागे कोर्ट में गए। कौन गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अच्छा, इंग्लैंड, अच्छा इंडिया कैसे? यूके का? यूके में ना कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनको बोलते हैं, मतलब जजेस को बोलते हैं लॉर्ड्स। अभी इंडिया में तो होता बोलते हैं कोर्ट में होता है जज को एड्रेस माई लॉर्ड, तो वही ब्रिटेन वाला ही पैटर्न है, मतलब इंडिया में काफी इसका इंपैक्ट है। ठीक है? और बॉडी उसमें, अच्छा कोर्ट में एक जज होते हैं, कई सारे जज होते हैं, तो उसको हाउस में द बॉडी ऑफ लॉर्ड्स, नंबर ऑफ जजेस आते हैं, तो वहां कोर्ट्स को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उनके सामने इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि सर ये जो बचे हुए एसेट हैं, ये आपको सोलोमन को नहीं मिलने चाहिए। इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। किन्होंने? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने। बोला क्यों नहीं मिलने चाहिए? क्या कोई लॉजिक दिया होगा? इन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि साहब कंपनी को देखिए आप, कंपनी के टोटल शेयर 20,007 हैं, उसमें 20,000 एक किसके पास है? सोलोमन के पास है, एंड बाकी 6 शेयर भी किसके पास हैं? उसकी फैमिली मेंबर के पास है। कंपनी के 3 ही डायरेक्टर हैं, वो भी सोलोमन एमडी और उसके 2 बेटे डायरेक्टर। तो कंपनी और सोलोमन तो एक ही लग रही है, अलग अलग नहीं। ये आर्गुमेंट कौन दे रहा है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो कंपनी अगर वो एक ही है, तो कंपनी का लॉस इसका था, किसका लॉस? सोलोमन का लॉस। इसलिए बचे हुए एसेट सोलोमन कैसे ले लेगा, एंड वो हमें मिलने चाहिए। और ये आर्गुमेंट किसने दिया था? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने। ये वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए बचे हुए एसेट हमें मिल जाए, एंड कंपनी एंड सोलोमन शुड बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, एंड कंपनी का जो लॉस है सोलोमन का लॉस माना जाना चाहिए, इसलिए ये पैसे बचे हुए एसेट उसे नहीं मिलेंगे। ये बोल रहे हैं। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया, इनके आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया, एंड बोले ये गलत है, ये आपका आर्गुमेंट ही गलत है। एंड हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये डिसाइड किया
once the company is formed, company has got an entity which is separate from its constituent, that is member, irrespective of this fact whether that member is holding one share or holding almost the entire share capital of the company. तुम यही तो बोल रहे हो कि साहब 20,000 7 शेयर है, 20,000 एक उसके पास है, तो करीब करीब सारी शेयर कैपिटल तो उसी के पास है, इसलिए एक मान लो। कोर्ट ने क्या बोला? ऐसा नहीं है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। चाहे मेंबर एक शेयर होल्ड कराओ, चाहे करीब करीब कंपनी के सारे शेयर होल्ड कराओ, तब भी वो अलग है और कंपनी क्या है? अलग। क्या यही बात अनसिक्योर्ड क्रेडिटर उल्टा बोल रहे थे कि करीब करीब सारे तो उसी के पास है, वो एक मान लो? लॉ ने कोर्ट ने क्या बोला? ऐसा नहीं है। एक बार कंपनी बनी इसका मतलब कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। और चाहे वो मेंबर जिसको हम अलग बोल रहे हैं, चाहे वो मेंबर एक शेयर होल्ड कराओ, 2 होल्ड कराओ, या करीब करीब सारे शेयर होल्ड कराओ, तब भी कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। क्या इसी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं? अल्टीमेटली कौन केस जीत गया? क्या कंपनी सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एंड सोलोमन को एक माना गया, अलग अलग माना गया? अलग अलग। तो कौन केस जीत गया? सोलोमन। तो जो बचे हुए एसेट थे किसको यूज हुए? फॉर रीपेमेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, दैट इज द सोलोमन। क्या ये केस इस बात को प्रूव करता है कि साहब कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट? और ऐसे तो बहुत केस हो रखे हैं, लेकिन इसकी अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिकल कि वर्ल्ड में ये पहला केस था जहां ये बात बहुत स्ट्रांगली कोर्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुई थी दैट कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। जब भी कंपनी लॉ पढ़ाते किसी भी स्टेज पे, चाहे आप 11-12 में पढ़िए, चाहे बीकॉम पढ़िए, चाहे सीए फाउंडेशन, चाहे सीएस फाउंडेशन, चाहे सीए इंटर, चाहे सीए फाइनल, कभी भी कंपनी लॉ पढ़ाता है इस केस की चर्चा जरूर होती है। वाई? बिकॉज एक हिस्टोरिकल के सबसे पुराना एंड जिसमें पहली बार ये बात कही गई थी दैट कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद तो पता नहीं कितने हजारों केस डिसाइड हो गए इस तरह के, लेकिन इसकी एक अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। बोलते पहला क्या हुआ था ये सुनो। हम बोलते साहब आपको बोलते ना मून पे पहला कौन गया था, कि उसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है। बाद में तो और भी कई लोग चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है फर्स्ट तो क्या होता है उसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है। इज इट क्लियर? कोई डाउट केस में? एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? पक्का? पक्का समझ आया? ये केस पहले भी नाम सुन रखा था? नाम ही नहीं सुना था? चलो कोई बात नहीं। देखिए now we move on to the second characteristic of the company, that is the limited liability. अच्छा हमारा सॉरी थर्ड, सेकंड तो हो गया आपका। देखिए तो पहला क्या था? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वी हैव डिस्कस दैट। दूसरा क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट वी हैव डिस्कस। ठीक है, उसके साथ सोलोमन केस के साथ। अच्छा ये केस इसलिए पढ़ाया गया है कि कई बार एग्जाम में एज इट इज इसी केस के जो फैक्ट्स हैं वैसे क्वेश्चन में दे देगा, नाम कुछ और रख देगा लेकिन सारे फैक्ट्स में लिख देगा। अब आपको केस पता है तो क्या आप उसके हिसाब से आप डिसाइड, आप भी बोलेंगे, आपसे पूछा आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए। क्या आपको केस पता है तो क्या उसके बेसिस आंसर दे सकते हैं? ये सुनो। अच्छा अभी टेंशन लेना, मैं क्वेश्चन के आंसर लिखने का पैटर्न भी बताऊंगा, हाउ टू आंसर, हाउ टू राइट, स्ट्रक्चर कैसे बनाना, सब बताऊंगा। अभी टेंशन लो, अभी पहले चीज समझो। ठीक है, इज इट ओके? अच्छा एक और बात, फाउंडेशन लेवल पे ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, एक फैसिलिटी आपको दे रखी है। अगर सेक्शन नंबर और केस का नाम अगर आप नहीं लिखते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे। मतलब किसी बच्चे ने सेम आंसर लिखा, आपने भी सेम आंसर लिखा, उसने सेक्शन नंबर लिखा, आपने सेक्शन नंबर नहीं लिखा, तो दोनों के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये लेकिन व्यवस्था आपकी फैसिलिटी सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे दी गई है, इंटर फाइनल में नहीं है। इसीलिए मैं पर्सनली बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, लर्न करना चाहिए, आगे जाके आदत बनी रहेगी। ठीक है, हाँ एग्जाम में अगर कहीं कंफ्यूज, इसका प्रेशर मत लेना कि भाई मुझे याद करना ही सेक्शन नंबर, मुझे केस का नाम याद करना ही है। प्रेशर क्यों? नहीं भी याद है और नहीं लिखा तो क्या नंबर कटेंगे? नहीं। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, प्रेशर मत लेना, इजीली जो हो जाए अच्छी बात है। और एग्जाम में कहीं कहीं कंफ्यूजन हो, आपने याद किया कि इसका नाम किस सेक्शन नंबर ये था होता ना, 2 सेक्शन में कंफ्यूज हो गए, डोंट राइट द रॉन्ग सेक्शन नंबर। लॉन्ग लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। सेक्शन नंबर बोल रहा हूँ, सेक्शन में कंटेंट्स नहीं, फिर लिखो क्या? नंबर भी नहीं लिखो, कंटेंट भी लिखो तो फिर क्या? आई ओनली, कई बच्चों को प्रेशर ये होता सर नंबर याद नहीं होता, सेक्शन नंबर, केस का नाम याद नहीं होता। लेकिन मैं बोलता हूँ करना आपको अभी से थोड़ा थोड़ा चाहिए। ठीक है, एंड करोगे तो आपको आगे खुद को ही फायदा होगा। आगे हैबिट हो, क्या जैसी आदत डालोगे ना वैसी आगे तक चीज़ें अच्छी चलेगी। गलत? ठीक है, लेकिन ये कि ये बहुत प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से सिर्फ फाउंडेशन वालों की फैसिलिटी है कि भैया नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन इंटर फाइनल में ऐसा नहीं है। मैं पहले बताता हूँ।
देखिए सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द लिमिटेड, थर्ड द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। एक बात मैं फिर बताने जा रहा हूं, उसको आप नोट करेंगे। अच्छा, इसी इंटरनेट कनेक्शन रखोगे? एक काम करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी को भी होल्ड पे डाल देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके आगे का कोई की बात कैरेक्टर से पढ़ने हैं तो क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसमें अननेसली आज खत्म नहीं। तो मैं चाहता हूँ जितने कैरेक्टर पढ़े वो इस क्लास में खत्म हो जाए, जितने पढ़े, 3 पढ़े 4 पढ़े, लेकिन ये बीच में अटक जाए, आधा अभी पढ़ाऊँ आधा कल पढ़ाऊँ, फायदा नहीं है। इसको कल बात करते हैं, इसमें कहीं 1 घंटा लगेगा। देखिए, लेकिन बेटा एक बार दिमाग में चीजें बैठ गई ना, जिंदगी भर आपको फायदा होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सुना आपने कितने बच्चे ऐसे होते हैं फाउंडेशन एक शॉट में क्लियर हो जाता है, इंटर में अटकते हैं, सुना होगा। कई होते हैं इंटर पास कर फाइनल में अटकते हैं, सुना तो होगा। अच्छा, कई सुना होगा छोड़ देते फिर आपको, ठीक है 2 3 4 अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, सुना तो होगा। उसका पता रीजन क्या है? बेस खराब है। पता रीजन क्या है? बेस खराब है, उसके बेसिक्स खराब है। अच्छा, बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग हैं तो मेरे हिसाब से आप मतलब रॉकेट की तरफ भागोगे, फिर किसी भी स्टेज पे नहीं रुकोगे आप। इसलिए जब पढ़ते हैं ना कोई भी चीज को, एकदम बेस को बहुत सॉलिड बनाओ, फिर कहीं कोई रुकावट नहीं है। रुकावट कहाँ है कि जिसके बेसिक गड़बड़। अच्छा देखिए, फाउंडेशन एग्जाम से क्या टफ एग्जाम इंटर के होते होंगे, और फाइनल के उससे भी टफ होते होंगे। तो कई बार बेसिक इतने अच्छे नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं, फिर भी क्या लोअर लेवल एग्जाम आप पास कर लेते हैं, हाँ या ना? ये सब मानते हो बात ये? अरे तो छोड़ो, स्कूल में तुमने नोट किया कभी कि अच्छा 8th तक पढ़ाई कंपैरेटिवली उतनी टफ नहीं होती, क्या 9th 10th में फिर चेंज हो जाती है? अच्छा 9th की मैथमेटिक्स, 9th की साइंस क्या कंपेयर 8th से बहुत एकदम डिफरेंस हो जाता है। अच्छा 11th 12th में तो और डिफरेंट हो जाता है, ये सुनो होता है। अच्छा कितने बच्चे हो तुमने देखो 8वीं तक जो बहुत अच्छे नंबर लाते थे, सबको याद आ रहा होगा स्कूल में, 9वीं में उनके अचानक परफॉर्मेंस गिर गई थी, हुआ था ऐसा? हुआ था। अच्छा लेकिन कुछ बच्चों की तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं गिरी थी, फर्क क्या था? एक के बेसिक्स हिले हुए हैं, वो क्या तो छोटे लेवल पे तो काम चल रहा था, लेकिन जैसे लेवल बढ़ा वहीं औकात समझ में आने लगी। लेकिन जिसके बेसिक्स सही हैं तो क्या हो रहा है, वो बड़े लेवल पे जाए, किसी भी लेवल दे वो वैसे ही परफॉर्म करता जाएगा। तो फर्क क्यों आ रहा है कि एक के बेसिक्स अच्छे हैं और एक के बेसिक्स गड़बड़ है। सेम चीज यहां पे फाउंडेशन इंटर फाइनल, ठीक है। तो बेसिक्स पर अगर काम कर लोगे ना, मतलब हर सब्जेक्ट में, अच्छा लॉ फाउंडेशन पढ़ रहे इंटर में पढ़ो फाइनल पढ़ोगे, अकाउंट्स आप फाउंडेशन पढ़ रहे इंटर पढ़ो फाइनल पढ़ोगे, तो बेसिक अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, आगे तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्ट्रांग करने के लिए समय लगाना पड़ता है, हबड़ दबड़ में काम नहीं होता। मकान बनता देख तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? न्यू बनाने में, ठीक है। फ्लोर तो बन जाते बहुत देर, कई बार तो न्यू बनने में 6 महीने लगाए, अब अगले 3 महीने में 15 फ्लोर खड़े कर दिए, देखते हो। तो कारण क्या है? वो तो आराम से, कोई न्यू इतनी स्ट्रांग है खिंचते जाते हैं। अच्छा बेस अगर खराब है, जिसको न्यू बोलते हैं ना, ठीक है, कि मकान की न्यू क्या है, ठीक है, बेस क्या है। अगर मान लो न्यू खराब है, देखो जैसे एक्स्ट्रा फ्लोर डालोगे मकान ढह जाता है, कहीं पता है? देखो सर अचानक बिल्डिंग कोलैप्स करके, क्यों? बेस ही स्ट्रांग नहीं है। देना जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है मल्टी स्टोरी, 12 फ्लोर 15 फ्लोर, देना उसको बहुत डीप गड्ढा खोदा जाता है, बताओ कॉलम डाले जाते हैं। अब बहुत जितना डीप डालोगे तो क्या होगा, क्या बेस उतना क्या बन रहा है, मजबूत बन रहा है। हर चीज में ऐसे ही है कि जिंदगी में बेस को बहुत स्ट्रांग बनाओ। अब बेस स्ट्रांग है तो कोई कहीं रुकावट नहीं है। रुकावट उन लोगों की ये क्या है, जो क्या है तुक्के मारते हैं, सोचते शॉर्टकट में फटाफट, ठीक है, वो क्या होता है एक लेवल तो क्रॉस कर लेते अगले लेवल लग जाएंगे। प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम क्या है, हम कैसे काम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। तो समय लगाइए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और ऐसा नहीं कि आपको हमने टारगेट लिखा है, आपको सितंबर एग्जाम के लिए तैयार कर रहे थे, तो हम आराम से तैयार कर देंगे, अब उसकी टेंशन मत लो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए एक बार लिमिटेड लाइबिलिटी को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगे, उसको बाद में बात करते हैं कल की क्लास में। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? दैट इज द परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या चीज देखिए आपको। अच्छा परपेचुअल वर्ड का मतलब था कंटिन्यूअस, लिख लीजिए क्या मतलब था, कंटिन्यूअस। ये क्या कुछ, हाँ
नहीं, उसमें लिखा हुआ नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, छोटे वाले में। देखिए, ये परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? अच्छा, एक कंपनी के मेंबर्स चेंज हो सकते हैं। अच्छा, आप किसी कंपनी के ऑलरेडी मेंबर हैं, अच्छा उन शेयर्स को जिसके रिस्पेक्ट आप शेयर होल्डर मेंबर, एक ही बात है, यू आर होल्डिंग द शेयर, दैट्स व्हाई यू आर मेंबर। अगर वो शेयर किसी और को बेच दें तो क्या आप मेंबर रहेंगे? यू विल सीज टू मेंबर। और जिसको बेचे वो क्या बन जाएगा? मेंबर। तो मेंबर में चेंज हुआ, लेकिन क्या कंपनी की सेहत पे कोई फर्क पड़ा? चेंज ऑफ मेंबर्स होने से क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो इसी को बोलते हैं कि मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो। मतलब क्या हुआ? पहले वाले मेंबर जा सकते हैं और कोई नए लोग मेंबर बन सकते हैं, लेकिन कंपनी कैन गो फॉर एवर, मतलब कंपनी कंटिन्यूसली चलती, कंपनी की सेहत पे उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, अगेन ये बात जो है, क्या ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी पे है? क्यों? कौन चेंज हो रहा है? मेंबर। और कंपनी और मेंबर अलग अलग है, तो भाई कंपनी की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? तो क्या अगेन ये कैरेक्टर भी किसे लिंक है? सेपरेट। मैंने बोला वही बेस है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएट पर्सन, इट मींस इट हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सब कुछ उसी लिंक हो जाएगा। तो मेंबर्स चेंज होते रहे, कंपनी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, पर कंपनी कैन गो फॉर एवर, कंटिन्यूसली चलती जाएगी, कंपनी की सेहत पे कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। ये अच्छा था, ये मान लीजिए कंपनी के टोटल 10 मेंबर है और 10 के 10 मेंबर पूरे बदल जाए, क्या तब कंपनी बदल गई? कंपनी सेम है? कंपनी सेम। वाई? कंपनी एंड मेंबर्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, वही फॉर्म में क्या बोलते हैं? अच्छा, जैसे यहाँ पे मेंबर है कंपनी के कॉन्स्टिट्यूएंट, फॉर्म के कौन है? पार्टनर। पार्टनर में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं? द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, मीन ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व एंड न्यू फर्म हैज कम इनटू एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट। एकदम उल्टा हर चीज में, आप देखो। इज इट क्लियर? तो इसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी के आपको एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी कैन गो फॉर एवर, कंटिन्यूसली चलती जाएगी अनटिल इट इज वाउंड अप। अगर कंपनी को वाइंड अप कर दें अकॉर्डिंग, पता है ना, और वाइंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तब क्या उसकी लाइफ खत्म होगी? अदरवाइज मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्म में क्या होता है? पार्टनर्स के चेंज होने से पुरानी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, न्यू फर्म कम, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बोलते हैं। इज इट क्लियर? देख क्या लिखा हुआ, अ कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, सेपरेट लीगल एंटिटी। चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर अंटिल इट इज वाउंड अप, जब तक उसकी वाइंडिंग अप नहीं हो, ऑन द ग्राउंड्स एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द एक्ट। भाई कंपनी एक्ट में तरीका दे रहा है किन ग्राउंड पे इसकी वाइंडिंग हो सकती है, किस तरीके से वाइंडिंग अप होगी। जब तक उस तरीके से हम वाइंडिंग अप नहीं करते जो लॉ में तरीका दे रखा है, तब तक कंपनी चलती रहेगी। मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस अ कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या लॉ के प्रोसेस थ्रू आया? यस और नो? सिंस अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। क्या उसकी लाइफ को टर्मिनेट भी कौन कर सकता है? तो इसका क्रिएटर भी लॉ है, डिस्ट्रॉयर भी लॉ है। ये सुनो, मतलब क्रिएट करने का इनकॉर्पोरेशन कंपनी प्रोसीजर है, टर्मिनेट करने का प्रोसीजर वाइंडिंग अप है। ये सुनो, इस एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड, कंपनी एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाए या मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, इन सब चीजों से आपको कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल इट्स मेंबर्स आर डेड। अगर सारे के सारे मेंबर की डेथ हो तब भी कंपनी चलती रहेगी, कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं। अब एक बात, अब ये जो पॉइंट लास्ट में लिखा था उसको समझिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन इसी पॉइंट पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि साहब एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, लेट्स से एक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, नाम के अंदर में क्या रहा है? प्राइवेट लिमिटेड। उसके टोटल आपके लेट से 5 मेंबर हो सकते हैं, 2 से काम चल सकता है, लेकिन वो तो मिनिमम था ना, मिनिमम 2 मेंबर्स, मान ली 5 मेंबर है, और पांचों के पांचों मेंबर मान ली एक ही फैमिली के लोग हैं, हो सकते हैं, जैसे सोलोमन केस में नहीं था। ये सुनो, अच्छा वो कहीं घूमने के लिए गए प्लेजर ट्रिप पे, रास्ते में उनका प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, सब मारे गए, क्या कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है?
हाँ या ना, एकदम एग्जिस्ट करती है। और कंपनी को, कंपनी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर। भाई एक कंपनी है, उसके टोटल 10 मेंबर है, उनकी एक मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, सारे मर गए। तो तुम इस साथ टेंशन मत लेना कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गए सर मुझे तो बहुत बुरा लगा, मर गए वो। अरे वो खाली कहानी बना रखी है, प्लेन क्रैश हो गया सब कहानी। खाली वो समझने की आपसे ये पूछ रहा है कि मेंबर कोई नहीं रहा, सारे की डेथ हो गई, फिर भी के कंपनी एग्जिस्टेंस में आंसर ही यस। क्या लिखा हुआ है? सारे के द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल इट्स मेंबर्स आर डेड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई? कंपनी मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी कैन गो फॉर एवर। एंड कंपनी चलती रहेगी जब तक कि उसकी वाइंडिंग एज पर लॉ नहीं होती, जब तक आपकी वाइंडिंग नहीं होती एज पर लॉ। अब तो कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सब अगर मान लिया सारे मेंबर की डेथ हो गई तो फिर नए मेंबर कैसे होंगे? मैं बताता हूँ, यूँ समझिए कैसे होंगे। ठीक है, फिलहाल नहीं है मेंबर, सबकी डेथ हो गई, लेकिन बनेंगे तो सही मेंबर। कैसे बनेंगे? और कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है, कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? अब देखो कैसे बनेंगे, बहुत कॉमन सेंस की बात है और कुछ से समझाने वाली देखिए। एक चीज बताओ, इसको एक कंपनी भूल जाओ, एक जनरल बात करते हैं। कोई ए है, उसकी डेथ हो गई, उसका एक मकान है, तो मकान का क्या होगा? क्या उसके जो लीगल हायर हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको मिल जाएगा? हाँ है ना? इस तरह क्या, अब वो किसी बंदे की डेथ होती है तो उसके जो एसेट हैं, प्रॉपर्टी है, क्या उसके लीगल हायर के नाम, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम ट्रांसफर हो जाते हैं? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है ना, ये सुनो। द लीगल हायर बिकम द न्यू ओनर, ये सुनो, यही होता है ना। अच्छा, आपने किसी ने या मैंने, किसी ने भी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या ये आपका एसेट है? अरे आपने इन्वेस्टमेंट करके, क्या ये आपका एसेट है? भाई कंपनी की लायबिलिटी है, आपका तो एसेट। आपकी बैलेंस शीट बनाएंगे, कहाँ दिखा हुआ है? एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट इनटू शेयर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी। ये सुनो, तो आप सेम लॉजिक लगाइए कि अगर किसी बंदे की डेथ होती है तो उसके एसेट किसके नाम में चल जाते हैं? लीगल हायर। तो वैसे ही क्या इन्वेस्टमेंट इनटू शेयर वो भी तो एक एसेट है? ये सुनो, तो उसकी डेथ हो गई सारे मेंबर की, तो उन जिनकी डेथ हुई है मेंबर्स की, उनके जो जो लीगल हायर हैं, क्या वही शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे इन द नेम ऑफ द लीगल हायर? ये सुनो, क्या वो नए मेंबर बन जाएंगे? लेकिन उसे टाइम लगे ना लीगल प्रोसेस फॉलो करने में, ट्रांसफर करने में। ये सुनो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं। तो दिमाग में आएगा ना सब, क्या होगा? सारे मर गए, ठीक है, वही जो मर गए उनके क्या हुआ? लीगल हायर्स के नाम वो शेयर ट्रांसफर। क्यों? शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या है? एसेट। वो भी क्या है? एसेट है। कुछ भी नहीं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस सब क्लियर? इसलिए मान लिया अब कोई किसी की इन्वेस्टमेंट है, कई बच्चे आते हैं, सर हमारे दादाजी कई कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, क्या करें? भैया वो शेयर अपने नाम में करवा लो, आपके पापा के नाम में हो सकते हैं, आपके नाम में हो सकते हैं, आप लीगल हायर से, ठीक है, कंपनी को अप्लाई कीजिए, कंपनी को एप्लीकेशन लिखिए, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी सबमिट कीजिए। अच्छा, कंपनी को बोलोगे दादाजी की डेथ हो गई, आपका जो मेंबर था, ऐसे मान लेंगे ओरली क्या? तो डेथ सर्टिफिकेट म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में मिलता है, उसकी कॉपी सबमिट कीजिए, एप्लीकेशन लगाइए, और भी लीगल फॉर्मेलिटी कुछ होती है, पूरा कीजिए। कंपनी क्या करेगी? वही शेयर क्या करेगी? आपके नाम में या जो भी लीगल है उसके नाम में कर देगी। शेयर मूव करके ओनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं होगी? हाँ या ना? ये थोड़ी कि तुम मर गए तो परमानेंट शेयर खत्म हो गए, शेयर तो हैं, तो शेयर को होल्ड करने वाला खत्म हो गया, है ना? एंड उसके शेयर, वो प्रॉपर्टी, वो भी तो क्या है? एसेट है। समझ आ रहा है? क्लियर है? नाउ एक आपका अगला तरीका है सेपरेट प्रॉपर्टी। क्या है? सेपरेट प्रॉपर्टी। अच्छा बताइए, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, क्या वो कंपनी की किसी और की है? आगे बताया ना, चाहे वो प्रॉपर्टी जो बनी, एसेट बना, वो शेयरहोल्डर से पैसा लेके बना, बताया था ना। फिर भी एक बार बन गया, वो क्या है? कंपनी का, शेयरहोल्डर से क्लेम नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर। अच्छा, क्या पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। सब कुछ उल्टा, सब कुछ उल्टा हुआ है। वो अनइनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड। नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू द ओनर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। कोई बंदा कंपनी की प्रॉपर्टी को अपना ओनरशिप नहीं बना सकता, ना तो इसकी एग्जिस्टेंस के समय, ना वाइंडिंग में। अच्छा, जब तक कंपनी बिजनेस कर रही है ना, उस समय उसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं, या कंपनी वाइंडिंग का प्रोसेस चले तब भी, वाइंडिंग भी एक प्रोसेस है। एंड वहाँ पे अच्छा होता है एसेट्स आर रियलाइज, तो कंपनी की प्रॉपर्टी को क्या मेंबर क्लेम कर लेगा? ये मेरे प्रॉपर्टी है, कर सकता है? नो, वो किसके हैं? कंपनी के हैं। इसका क्यों? अच्छा, ये बात भी किससे लिंक हो रही है? कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल, सब बात, और सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है? बिकॉज कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब देखो घूम फिर के वही बात, वही बात, वही बात, कंसेप्ट वही है। क्लियर है? अब देखिए एक टर्म बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, मान लिया एक कार है,
उस कार का ओनर ए है, ए इज द ओनर ऑफ द कार, दिस कार। तो किस कार का इंश्योरेंस किसके नाम में होगा? ए के नाम में। किसके नाम? किसी और के नाम में हो सकता है क्या? इस कार की इंश्योरेंस हम बी के नाम में कराते हैं, ओनर ए है, करा सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो एक टर्म बोलते हैं, लिख लीजिए आप, लिख लीजिए, एक टर्म बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहां लिखा हुआ भी है, यहां इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये लिखा हुआ, इसी के साथ लिख लीजिए आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का मतलब लिख लीजिए पहले तो, इंटरेस्ट का मतलब कि राइट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने पैसे उधार दे रहा हूं, वो नहीं है। अच्छा, हम नहीं बोलते कोई बंदा किसी मैटर में बोल रहा है तो आप बोलते तेरा इस मैटर में क्या इंटरेस्ट है, तो ब्याज मांग रहा है, मतलब क्या राइट है? इंटरेस्ट उस सेंस में भी यूज होता है। ये सुनो, नहीं बोलते, खुद ही बोलते हो भाई तेरा इस मैटर में क्या इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक इन दिस मैटर। क्यों बोल रहे हो आप? ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? राइट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, लिखिए। राइट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट को अंडरलाइन करके उसके साथ मीनिंग लिख लो। राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी, राइट टू गेट GET, राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इन वंस नेम, राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इन वंस नेम, राइट टू गेट, राइट टू TO, गेट GET, a प्रॉपर्टी इंश्योर्ड INSURED इन ओन्स नेम। ठीक है, नहीं ऐसा हंस तो रहे बच्चे, लिखते नहीं, मतलब क्या सोचते रहते क्या लिखूं? भैया लिखने की भी हाथ प्रैक्टिस डालो, ठीक है, हाथ धड़ाधड़ चलना चाहिए। अच्छा, पढ़ते समय क्या लिखने के साथ में पेन एंड पेपर के साथ पढ़ते हो? किताब ऐसे लेके पेन एंड पेपर के साथ बैठा करो हमेशा, तो दोनों आपकी राइटिंग स्पीड कितनी बढ़ जाएगी हमेशा। बिना, अच्छा आप पढ़ते हो, कोई रिवाइज भी करते हो ना, मैं बताऊँ सब चीज़, ठीक है, रिवाइज भी करते हो, जैसे मैं ना डायग्राम में बनाता हूँ कुछ कुछ, आप भी ऐसे करना, दिमाग में चीज़ सेट होती जाती है, ये नहीं खाली ऐसे लेके पढ़ रहे हैं, ये गलत तरीका है। राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इन वंस नेम, इस राइट को क्या बोलते हैं? मैंने इसकी सब मीनिंग लिखा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। तो व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? इज अ राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इन वंस नेम। अच्छा, एक बंदे को अगर एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अपने नाम में कराने का अधिकार है, इस अधिकार को क्या बोलते हैं? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अच्छा, ये अधिकार क्या ओनरशिप के साथ लिंक है? अभी तो बताया था। अच्छा बताइए, ए की ये कार है, तो ये कार का इंश्योरेंस किसके नाम में होगा? ए के नाम में। तो इस अधिकार को तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, तो किसको मिला ये अधिकार? ए को। ए क्या था? ओनर। तो क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसके साथ कनेक्टेड है? ओनरशिप के साथ। जो ओनर है उसी का क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, हाँ या ना? Whosoever is the owner of property, he has got a insurable interest in that property. कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? कंपनी खुद है, सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर। तो कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी किसका है? किसका है? कंपनी का। कंपनी ओनर है तो कंपनी का ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। समझ आया? अब देखो, इसी को समझाने के लिए केस है, मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ? मान लो कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एग्जांपल ले रहे, कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी के सारे शेयर एक बंदे ने ले रखे थे एक्सेप्ट वन शेयर। क्या कम से कम 2 मेंबर चाहिए? प्राइवेट कंपनी है तो उसने कहा एक शेयर छोड़ के बाकी एक शेयर किसी और के नाम में ले लिया गया, बाकी सारे शेयर उसने ले लिए। मान लिया वो बंदा ए है, क्लियर? अच्छा, वो कंपनी का सब्सटेंशियल क्रेडिटर भी था। अच्छा, कोई बिजनेस में जो पैसा लगता है, पैसे का सोर्स क्या होता है? या तो कैपिटल या डेट, हाँ या ना? अच्छा, कंपनी के सारे शेयर वो होल्ड करे एक्सेप्ट वन, तो पूरा का पूरा कैपिटल किसने प्रोवाइड किया? इसी ने, एक शेयर को छोड़ के। ये सुनो, अच्छा एक कंपनी का सब्सटेंशियल क्रेडिटर भी था, मतलब क्या हुआ? जितना डेट के फॉर्म में कंपनी ने पैसा ले रखा था लोगों से, उससे सबसे ज्यादा पैसा किसने दे रखा था? ए ने। तो कंपनी का सब्सटेंशियल क्रेडिटर हो गया ना, मेन क्रेडिटर कौन हो गया? ए हो गया। अच्छा, एक डायरेक्टर भी था कंपनी में। अच्छा, इसको लगा कंपनी में तो सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा है या फिर भी कंपनी अलग है? कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी की कुछ टिम्बर थी, लकड़ियां थी, उसी का बिजनेस होगा। उसने कंपनी की टिम्बर अपने नाम से इंश्योरेंस करा ली। क्या सही है? अच्छा, कंपनी जब पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, तो कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी? इन प्रॉपर्टी कंपनी की। क्या कोई मेंबर क्लेम करता है मेरी प्रॉपर्टी है? नहीं। अच्छा, जब कंपनी ओनर है तो इंश्योरेंस इंटरेस्ट भी किसका है? कंपनी का। उसने क्या किया? उसको तड़ी आ गई ना, सारा तो मेरा ही है, मेरे तो पैसे लगे हैं, सब कुछ तो मैं ही हूँ, ठीक है। उसने कंपनी क्या की? प्रॉपर्टी को, टिम्बर को अपने नाम से इंश्योरेंस करा लिया। क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड है, क्योंकि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था ही नहीं। ये सुनो, किसका इंश्योरेंस है? कंपनी का, जिसकी ओनरशिप है। अब बाद में क्या, आग लगने से वो सारी टिम्बर डिस्ट्रॉय हो गई, सारी टिम्बर डिस्ट्रॉय हो गई। क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा?
नहीं मिला क्यों? कोई कॉन्ट्रैक्ट ही क्या था? इनवैलिड था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? इनवैलिड था, एंड इसलिए कोई क्लेम नहीं मिला। देखिए लिखा हुआ, अ पर्सन फॉर एग्जाम्पल फॉर द होल्डर ऑफ नियरली ऑल द शेयर्स, कंपनी करीब सारे शेयर होल्ड करते एक्सेप्ट वन, एक शेयर छोड़ के, ऑफ ए टिम्बर कंपनी, कंपनी का बिजनेस ही टिम्बर का था, एंड ही वाज आल्सो सब्सटेंशियल क्रेडिटर, उसने अच्छा खासा कंपनी को डेट भी दे रखा था। ही इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर इन हिज ओन नेम, क्या ये गलत है? ये सुनो, एंड द टिम्बर वाज हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द इंश्योरेंस कंपनी वाज हेल्ड नॉट लायबल टू हिम, क्लेम पास नहीं हुआ, इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है, कोई क्लेम नहीं मिलेगा। गड़बड़ कहाँ की है? क्योंकि प्रॉपर्टी कंपनी की थी तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी किसका था? कंपनी का था, एंड दैट्स व्हाई वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से होना चाहिए था, नॉट इन द नेम ऑफ दिस पर्सन, एंड दैट्स व्हाई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनवैलिड, एंड दैट्स व्हाई क्लेम नहीं मिला। तो आज हमने कैरेक्टर्स और फीचर्स में क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा? कंपनी हैज गॉट या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कि लॉ ने इसको बनाया, नेचर ने नहीं। सारे राइट्स को वैसे होते हैं जो इंडिविजुअल के, लेकिन कुछ राइट छोड़ के, लाइक राइट टू मैरी, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, इस तरह के अधिकार इसको नहीं होते। कंपनी फॉर्म में प्रैक्टिस करना भी अलाउड नहीं है। क्या कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी? यस। उससे रिलेटेड हमने एक केस पढ़ा, सोलोमन केस। फिर हमने क्या पढ़ा? कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं, सारे मेंबर भी चले जाएं तब भी कंपनी एग्जिस्ट करती है, जब तक कि उसकी वाइंडिंग अप ना हो। और लास्ट का सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी के साथ क्या पढ़ा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? तो आज हमने ये सारे कैरेक्टर पढ़े, रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद लर्निंग, और रिवाइज करते हैं पेन एंड पेपर लेके बैठा करो, किताब एंड पेन एंड पेपर, दिमाग में चीजें डायग्राम, जैसे मैं करता हूँ स्क्रिपिंग बोलते हैं, स्क्रिपिंग, ऐसे ही आपको करना है, जिससे दिमाग में चीजें धीरे धीरे बैठेंगी। ठीक है, थैंक यू।